जिनके पास लक्ष्य होता है उनके पास बहाने नहीं होते, और जिनके पास बहाने होते हैं उनके पास लक्ष्य नहीं होता। सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ओके। 46 स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं। सो एक तो सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण हमारा ऑफलाइन चले गए थे हम, ओके। टेक्निकल इशू तो आते रहती है लेकिन हम डरेंगे नहीं, ओके। हम रुकेगा नहीं। 53 स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं। तो चलो अभी पहला जो है वो हम पूरा, आपको पता है सिलेबस पता है, चैप्टर्स पता है, सब कुछ पता है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नहीं पता है, तो वही अभी हम देखने वाले हैं। अभी एवरेज से टॉपर हर एक बच्चे के लिए एक वीडियो है, एवरेज टू टॉपर। अभी अगर रिवीजन वीडियो हमने लिया होता तो क्या होता कि ये सिर्फ और सिर्फ टॉपर बच्चों के लिए है, वो रिवीजन कर रहे थे। बिकॉज रिवीजन में पूरा साल का सिलेबस अगर 3-4 घंटे में कंप्लीट करना है तो कितना फास्ट लेना पड़ेगा, कितना दौड़ना पड़ेगा, और वो नॉर्मल बच्चों के समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया है, हमने आईएमपी क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। कितने? 100 आईएमपी क्वेश्चन लेने वाले हैं विद देयर सॉल्यूशंस। ये हमारे एक जो है बहुत ही एक नई चीज है, वो है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। मतलब कि क्या कि कोई अगर स्टूडेंट्स है जिसको कुछ नहीं पता, उसको क्या करूंगा कि 100 क्वेश्चन मैं अभी पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट्स के साथ पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट्स के साथ, ओके। तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ये बता सकता हूं। लेकिन ध्यान में रखना कि एज इट इज वैसे आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। एज इट इज कुछ आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते एज इट इज, लेकिन इसके आसपास ही आएंगे, ओके। घुमा फिरा के आएंगे। इतना बोल सकता हूं कि आपका कुछ ना कुछ 100% फायदा होगा, ओके। बहुत फायदा आपका होने वाला है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, वो है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस क्या है? देखो आप अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि होमो हैबिलिस है क्या। तो होमो हैबिलिस जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन का एक मैन है। जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है अपना, हम पहले कुछ निएंडरथल मैन था, उसके बाद होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, जावा मैन, पेकिंग मैन, तो इस तरीके से हम इवॉल्व हुए। तो उसमें से एक मैन था जो कि था होमो हैबिलिस। तो ये चैप्टर नंबर 5 से है, चैप्टर नंबर 5 से है, ओके। 86 स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं वॉचिंग लाइव। देखो होमो हैबिलिस ये 5 नंबर का चैप्टर का एक क्या है पॉइंट है, होमो हैबिलिस। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओके। इसके लिए आपको देखो पीडीएफ में बताता हूं, आपको पीडीएफ दिखाता हूं कि पीडीएफ से आप वो कर सकते हो। देखो यहां पे चैप्टर अगर 5 की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 5, या आ गए हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर। चैप्टर नंबर 5 रिड्यूस्ड है, ओके। मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ वो लिख लो नोटबुक के अंदर। इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले हैं, ओके। इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखो क्या मिलेगा, ये चार्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो चार्ट है, मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ये जो चार्ट है पूरा, ये चार्ट आपका याद होना चाहिए, ओके। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं, एमसीक्यू पूछ सकते हैं, या फिर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ओके। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स को? ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी इसको लिख लो, आपके नोटबुक में लिख लो इसको। ह्यूमन इवोल्यूशन का जो चार्ट है वो करके जाना है, ये करना ही करना है हमको, ओके। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स को? सो 93 स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं। मुकेश सर वीडियो को देख रहे हैं। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सर जी। मुकेश सर, एक्सलेंट टीचिंग सर जी, थैंक यू सो मच। मुकेश सर का बहुत सपोर्ट रहा है बच्चों। वो बहुत बॉटम बोल सकते ना, जो बॉटम ऑफ हार्ट से वो पूरा सपोर्ट करते हैं और डाउन टू अर्थ है, ओके। देखो आ गए अपने लाइव स्ट्रीम के अंदर। धन्यवाद सर। ओके देखो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, वो है अपना ह्यूमन इवोल्यूशन का चार्ट। ह्यूमन इवोल्यूशन का चार्ट, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। समझ रहे हो? तो ये ध्यान में रखना। जैसे कि हम अगर देखेंगे तो हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही अगर क्वेश्चन देखो तो वो है होमो हैबिलिस का। और ये किसके ऊपर का क्वेश्चन है? ह्यूमन इवोल्यूशन के चार्ट के ऊपर का। किसका? ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट, ओके। तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट के ऊपर का क्वेश्चन है, इसलिए ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट पूरा कर दो, पूरा कर दो, ठीक है। मैंने बताया आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और 4 मार्क का, 5 मार्क का क्वेश्चन तो आपको है ही नहीं, ठीक है। तो 4 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन 4 का पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी है 1 और 2 मार्क्स की, वो चार्ट के ऊपर। देखो पहला है होमो हैबिलिस।
होमो हैबिलिस इज डिस्क्राइब एज हैंडीमैन, इसको हम क्या कहते हैं, हैंडीमैन कहते हैं। अगर आप चार्ट पढ़ोगे तो हर एक मैन को हम क्या, दूसरा नाम क्या है उसका, वो आपको दिखाई देगा। एमएसटी सीटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हमको एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन नहीं करनी है, उसके लिए हम अलग बैच स्टार्ट करेंगे। अभी हम होमो हैबिलिस पढ़ रहे हैं बोर्ड्स के लिए, तो आपको बताना है कि इसको हम हैंडीमैन कहते हैं। और उसका जो फॉसिल्स है, फॉसिल्स मतलब क्या होता है कि उसके जो डेड पार्ट, क्योंकि ये जो लोग हैं उन्होंने, साइंटिस्ट ने खोज की इसकी, ठीक है नहीं, तो तब से इसको नाम दे दिया होमो हैबिलिस। तो कहां पे मिला था ये, देखो ओल्ड वाई गोर्ग इन तांजानिया, अफ्रीका के अंदर ये मिला। एंड ही इज एक्साइटेड इन द लेट प्लियोसीन। प्लियोसीन क्या है, तो जो जूलॉजिकल टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसका जो एक पीरियड होता है दैट इज लेट प्लियोसीन। ओके, वो पीरियड है, वो आपको रिड्यूस है, ठीक है। यहां पे सिर्फ आपको इतना बताना है कि उसको किसने डिस्कवर किया, कहां पे मिला, उसका टाइम कितने मिलियन ईयर्स एगो मिला, 2.5 टू 1.4 मिलियन ईयर एगो। एंड ही इज लाइट बिल्ट। लाइट बिल्ट मतलब क्या, थोड़ा कमजोर था, समझ में आ रहा है, मतलब वो लाइट बिल्ड था, ज्यादा जो हम बोल सकते हैं कि हेवी बिल्ड नहीं था। उसके बाद फॉसिल्स ऑफ लोअर जॉ वाज ऑब्टेन एंड विच शो दैट हिज डेंटिशन वाज मोर लाइक द मॉडर्न मैन। डेंटिशन मतलब उसकी अरेंजमेंट ऑफ देयर टीथ, उसकी अरेंजमेंट जो थी टीथ की, वो मॉडर्न मैन की जैसी थी। मॉडर्न मैन मतलब हम अभी, ठीक है, हम हैं मॉडर्न मैन। ये आपको बताना है। वो इरेक्ट चलता था, इरेक्ट उसका पोस्चर कैसा था, इरेक्ट था। एंड हिज क्रैनियल कैपेसिटी, जो आपकी क्रैनियल कैपेसिटी होती थी दैट इज सीसी, ब्रेन की, वो थी 640 टू 800 क्रैनियल कैपेसिटी। एंड ही डिड नॉट ईट मीट, वो जो है वो मीट नहीं खाता था। एंड मेड स्टोन टूल, स्टोन से क्या बनाता था, टूल्स बनाता था, हथियार बनाता था। किससे, टोन से, पत्थर से हथियार बनाता था। तो ये आपको बताना है होमो हैबिलिस के बारे में। ऐसे ही इंफॉर्मेशन सारे मैन के बारे में जान के रखो, उसके ऊपर डेफिनेटली 100% गारंटी दे सकता हूं। कितनी, 100% गारंटी दे सकता हूं कि उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी। इसलिए जो मैं बता रहा हूं सिर्फ वो करो, ठीक है। तो देखो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो है होमो इरेक्टस। ये भी एक, हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन का जो चार्ट है उसमें से एक मैन है, जिसको हम कहते हैं जावा मैन, आल्सो नोन एज जावा मैन, और पेकिंग मैन भी उसको कहते हैं। ओके, और देखो ही वॉज कॉल्ड एज एप मैन, उसको एप मैन भी कहा जाता है। कितने मिलियन से ईयर एगो इसको ढूंढा, 1.5 मिलियन ईयर एगो। एंड ही वॉज 5 फीट इन हाइट, कितने हाइट थी उसकी, 5 फीट हाइट थी। ये आपको बताना है। उसका फेस कैसा था, प्रोगैंथस, देन मैसिव जॉ एंड ह्यूज टीथ एंड बोनी आईब्रो रिज। जो आईब्रो है वो बोनी थी, मतलब वहां पे ज्यादा ऊपर आई हुई थी। ओके, ऐसे बोन्स की तरह वो दिखती थी आईब्रो, तो ध्यान में रखना। क्रैनियल कैपेसिटी 900 सीसी, समझ में गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट के ऊपर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है नियंडरथल मैन, ये भी आपका क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट से है। मैंने 3 यहां पे क्वेश्चन क्यों लिए, क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट, ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट, समझ रहे हो। तो ये आपको करके लेना है। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, नोटबुक और पेन, और लिख लो ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट आपको करके जाना है। क्या लिखना है, ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट आपको करके जाना है, समझ रहे हो। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स अभी 147 स्टूडेंट्स लाइव है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। फिर से ज्वाइन होने के लिए, तो टेक्निकल इशू था लेकिन हम रुकेंगे नहीं, समझ में आया। पहले 3 क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट करके जाना है, डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस ये चैप्टर नंबर 1 से है। अपाइकल डोमिनेंस चैप्टर नंबर 1 से है। देखो अपाइकल डोमिनेंस क्या होता है, अपाइकल मतलब होता है ऊपर का, और डोमिनेंस मतलब जिसका प्रभुत्व ज्यादा है, जो राजा है, जैसा डोमिनेंट। ओके, कौन होता है डोमिनेंस, मतलब क्या, जिसका प्रभुत्व ज्यादा है, जिसका इफेक्ट ज्यादा दिखता हो। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारे पास ऐसा प्लांट होता है। ओके, सो प्लांट का ये जो ऊपर का पार्ट है दैट इज अपाइकल रीजन, हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपाइकल रीजन कहते हैं। तो ये अपाइकल रीजन जो है, ये अपाइकल रीजन बढ़ जाता है, बहुत बढ़ता है। और जो साइड के लैटरल ब्रांचेस है, ये जो साइड के है दूसरे ब्रांचेस, इसको हम क्या कहेंगे, लैटरल ब्रांचेस। तो ये क्या है गाइस, लैटरल ब्रांचेस। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, लैटरल ब्रांचेस। तो ये अपाइकल डोमिनेंस के अंदर जो अपाइकल रीजन है वो बढ़ता जाता है, और नीचे वाले को बढ़ने नहीं देता, वो होता है डोमिनेंस। दैट इज अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल रीजन का डोमिनेंस ज्यादा है, समझ में आ रहा है, तो वो ज्यादा बढ़ता है। तो यहां पे देखो, प्रेजेंस ऑफ द अपाइकल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड। जो अपाइकल बर्ड है वो क्या करेगा, जो लैटरल बर्ड है उसकी ग्रोथ को घटाएगा।
ओके, समझ में आ रहा है? देखो अपाइकल बर्ड क्या करेगा, अपाइकल बर्ड मतलब क्या, ऊपर का बर्ड, ये अपाइकल रीजन मतलब अपाइकल बर्ड, ठीक है, अपाइकल बर्ड। तो अपाइकल बर्ड क्या कहेगा, लैटरल ब्रांचेस और लैटरल बर्ड की ग्रोथ को घटाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, अपाइकल डोमिनेंसी, क्योंकि अपाइकल जो रीजन है, अपाइकल बर्ड है, वो डोमिनेंट है वहां पे, उसका प्रभुत्व ज्यादा है। ओके, वही यहाँ पे बताया गया आपको। एंड दिस फिनोमिनन इन विच द अपाइकल टर्मिनल बर्ड इज एक्टिव एंड लैटरल बर्ड्स रिमेन इनएक्टिव, लैटरल के कैसे इनएक्टिव है, एंड इट इज कॉल्ड एज अपाइकल डोमिनेंस, इसको हम अपाइकल डोमिनेंस कहते हैं। तो यही तो आपको बताना है, कितना ईजी है, हाँ हो गया। देन इट इज बिलीव्ड दैट द अपाइकल डोमिनेंस इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सिन। अभी क्या होता है कि अगर अपाइकल बढ़ गया, बहुत ज्यादा अपाइकल बर्ड बढ़ रहा है, तो हमारे प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और बहुत ज्यादा हाइट बढ़ती तो आपको पता है कि उसको फ्रूट अच्छे तरीके से नहीं आते। तो फिर क्या करते हैं हम, ऑक्सिन, ऑक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो यूज करते हैं, और जिससे अपाइकल डोमिनेंसी को ब्रेक करते हैं, ताकि जो हमारा प्लांट है वो ज्यादा ऊपर ना बढ़े और उसकी ग्रोथ घट जाए और वो फैल जाए सारी तरीके से, मतलब लैटरल बर्ड भी, जो लैटरल बर्ड है वो भी एक्टिव बन जाए, ताकि वो अच्छा शेप में आ जाए, ज्यादा बढ़े ना। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड व्हेन अपाइकल बर्ड इज रिमूव द लैटरल बर्ड ग्रो, अपाइकल बर्ड जब हम रिमूव करते हैं तो लैटरल बर्ड जो है वो ग्रो होने लगता है, क्योंकि अपाइकल डोमिनेंसी क्या हो गया, खत्म हो गया है। ओके, सो लैटरल बर्ड ग्रो होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कौन सी भी प्लांट का अगर ऊपर का पार्ट हमने ब्रेक कर दिया तो उसके लैटरल पार्ट्स, लैटरल ब्रांचेस बढ़ते हैं, तो वो अपाइकल डोमिनेंस को हमने ब्रेक कर दिया, सिंपल में ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, एंड फॉर प्रोड्यूसिंग मोर ब्रांचेस, किसके लिए उसको ब्रेक किया जाता है अपाइकल डोमिनेंसी को, मोर ब्रांचेस प्रोड्यूस करने के लिए। मोर ब्रांचेस होंगे तो क्या होगा, ज्यादा फ्रूट आएंगे, ज्यादा फ्रूट होगा आएंगे तो क्या होगा, ज्यादा हमको पैसा मिलेगा, ठीक है। एंड द अपाइकल डोमिनेंस आर रिमूव एंड साइटोकाइनिन रिवर्स अपाइकल डोमिनेंस इफेक्ट। साइटोकाइनिन क्या करता है, अपाइकल डोमिनेंस का रिवर्स इफेक्ट शो करता है। ओके, बाय प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ द लैटरल बर्ड बाय द सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन से हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स अपाइकल डोमिनेंस, जो क्या करता है, लैटरल जो बर्ड है उसकी ग्रोथ हम बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनिन्स। ओके, समझ में आ गया? ओके, कैसा मजा आ रहा है बाकी स्टूडेंट्स को? भैया 3 मार्क का और 4 मार्क के क्वेश्चन बताओ। ओके, सो देखो वो भी हम देखने वाले हैं, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, ध्यान में आ रहा है? सर टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगी क्या? यस यस, पीडीएफ मिलेगी, लेकिन पूरा देखो। ओके, लास्ट तक देखो, उसके बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, हर स्टूडेंट को मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, कल्याणी क्या बोल रही है? यस, समझ में आ रहा है सब? यस, समझ में आ रहा है। तो कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 4 क्वेश्चन हो गए। पहले 3 में आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया कि इवोल्यूशन चार्ट करके जाना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये अपाइकल डोमिनेंस, अपाइकल डोमिनेंस। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कौन से चैप्टर से? चैप्टर नंबर 7 या 6, बता दो जल्दी जल्दी। चैप्टर नंबर 6 से भाई। ओके, 7 से नहीं है, चैप्टर नंबर 6, प्लांट वाटर रिलेशन। तो प्लांट वाटर रिलेशन से ये अपना प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है, क्योंकि ये रिड्यूस चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 चैप्टर कैसा है? रिड्यूस्ड है। मुझे आप बताइए, रिड्यूस है लेकिन उसका वेटेज कम हुआ क्या? नहीं कम हुआ। तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज बढ़ गई कि जो भी टॉपिक्स है उसके ऊपर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई, क्योंकि वेटेज उतना ही है, चैप्टर रिड्यूस हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए देखो चैप्टर नंबर 6 बोल रहे स्टूडेंट्स। यस यस, देखो बहुत सारे स्टूडेंट को पता है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं सर। देखो सेक्शन डी के अंदर, वो भी बताएंगे सेक्शन डी के अंदर कैसा होता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, आपको क्वेश्चन भी दिख रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, बने रहिए वीडियो को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में क्या बताना है आपको? वाटर इज अ कंपाउंड, कंपाउंड बनाना है, वो लिक्विड स्टेट में होता है एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर में वाटर लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब आपको पता है स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो लिक्विड है उस स्टेट में रहता है नॉर्मल टेम्परेचर में। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कौन से स्टेट में चला जाएगा? गैस, उसका गैस बन जाएगा। ओके, और अगर टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तो क्या बन जाएगा? उसका सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो वो जो लिक्विड है वो कौन से इसमें होता है? वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, नॉट ए लिक्विड, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो वो गैस बन जाएगा, और टेम्परेचर अगर घटा दिया तो वो सॉलिड बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, एंड इट इज एन इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इनर्ट है,
विद न्यूट्रल पीएच, पीएच इसका कितना है 7 है, दैट इज न्यूट्रल पीएच, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बन से बना नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, एंड इट इज हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक हीट है इसके अंदर ज्यादा, वे वेपराइजेशन है, अगर हीट बढ़ा दिया तो वेपर हो जाएगा, और हाई हीट ऑफ फ्यूजन है, किसके साथ रिएक्ट होने का, फ्यूजन भी ज्यादा है, एंड इट हैज अ हाई सरफेस टेंशन, और क्या है, सरफेस टेंशन भी यहाँ पे होता है। सरफेस टेंशन आपको फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, वो एक प्रोसेस होता है, ओके, वो होता है सरफेस टेंशन। तो ये आपको बताना है। एंड वाटर मॉलिक्यूल हैज अ गुड अडेसिव एंड द कोहेसिव फोर्स अट्रैक्शन, मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है, वो जो फोर्स है वो ज्यादा है इसके अंदर। एंड द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर रिजल्ट ऑफ द वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। देखो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जो है वो अलग अलग रहता है, कुछ वाटर के अंदर ज्यादा होती है, कुछ वाटर के अंदर कम होती है, समझ में आ रहा है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 5 क्वेश्चन हो गए, ओके, पहले 3, उसके बाद 4th नंबर का, और ये 5 नंबर का। 5 नंबर में क्या समझ में आया आपको, चलो नोटबुक निकालो और आप लिख लो वहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, सर स्टडी स्ट्रैटेजी दीजिए। देखो स्टडी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है, आपको डायग्राम के ट्रिक मिल रहे हैं, आपको क्वेश्चन को याद रखने के ट्रिक मिलेंगे, और ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद देयर सॉल्यूशंस, यही हमारी स्ट्रैटेजी है भाई। अभी इसको देखो, 2-3 घंटे में आपको पूरा मैं करवा दूंगा, जिससे कि क्या होगा, पूरा आपका कवर हो जाएगा, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है चैप्टर नंबर, देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन द राइजोस्फीयर। देखो वही क्वेश्चन है लेकिन घुमा के पूछा है। राइजोस्फीयर मतलब क्या होता है पता है आपको, ये हमारा प्लांट है, इसके रूट है, ओके, और रूट के आजू बाजू में जो एनवायरमेंट होता है, ओके, ये जो एनवायरमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं राइजोस्फीयर। क्या कहते हैं, राइजोस्फीयर, ओके। तो समझ में आ रहा है। तो राइजोस्फीयर 210 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग अवर वीडियो लाइव, थैंक यू सो मच। देखो सर ये ही क्वेश्चन आएगा क्या, देखो क्वेश्चन यही, इसमें से कुछ आ सकते हैं वैसे एज इट इज, लेकिन एज इट इज अगर नहीं आए ना तो इससे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए मैं आपको कंसेप्ट भी बता रहा हूं, ताकि अगर घुमा के भी आया तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जब पेपर हो जाएगा उसके बाद अगेन लाइव लूंगा और बताऊंगा, देखो मैंने क्या बोला था और क्या हुआ, ओके। देखो यह है राइजोस्फीयर। आपको क्या पूछा है, व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर वेयर प्रेजेंट इन द राइजोस्फीयर, दैट इज माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ द रूट। रूट के आजू बाजू में जो एनवायरमेंट होता है उसको हम राइजोस्फीयर कहते हैं। और राइजोस्फीयर में कितने टाइप्स का वाटर प्रेजेंट होता है, मतलब सॉइल में कितने टाइप का वाटर प्रेजेंट होता है, यह आपको पूछा है। लेकिन वो घुमा फिरा के पूछते हैं, आपको राइजोस्फीयर वर्ड डाल दिया। राइजोस्फीयर अब जिसको पता नहीं है वो कितना कंफ्यूज हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, राइजो मतलब रूट और स्पीयर मतलब उसके आजू बाजू का एनवायरमेंट। कितना ईजी है, बहुत ईजी है। 50% इंफॉर्मेशन तो बायोलॉजी में उसके नाम में ही है, यहाँ पे वैसे ही है। राइजो मतलब रूट, स्पीयर मतलब एनवायरमेंट। तो रूट के आजू बाजू में जो एनवायरमेंट है वहां पे कितने टाइप का वाटर मिलता है, तो वाटर मिलता है 4 टाइप का। पहला ग्रेविटेशनल वाटर, जो ग्रेविटी से बंधा हुआ होता है। दूसरा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो सॉइल पार्टिकल के साथ ज्वाइंट होता है। तीसरा कंबाइन वाटर, जो कि किसी अदर एलिमेंट के साथ ज्वाइन होता है, दैट इज हाइड्रेट ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, बन गया ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, यह है कंबाइन वाटर। और चौथे नंबर का है कैपिलरी वाटर, प्रेजेंट इन द फाइन स्पेसेस और द कैपिलरीज बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल के अंदर ऐसे क्या होता है, ट्यूब्स की तरह ऐसी जगह होती है, होलो स्पेस, उसको हम कैपिलरी कहते हैं। और एक कैपिलरी एक्शन है फिजिक्स के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग ये पानी ऊपर ऊपर आता है। तो 4 टाइप के वाटर प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, एक ग्रेविटेशनल वाटर, दूसरा हाइग्रोस्कोपिक, तीसरा कंबाइन, चौथा कैपिलरिटी। अभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से टाइप का वाटर प्लांट ले सकता है, ओके। एमसीक्यू में पूछेंगे कौन से टाइप का वाटर प्लांट ले सकता है। तो किसी को पता है तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए, ओके। तो चलिए जल्दी जल्दी आप बताइए कि कौन से टाइप का वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। सॉइल में तो 4 टाइप के वाटर है, ओके, समझ में आ रहा है। तो कौन से टाइप का वाटर, यस पूजा, ओके। कल्याणी कह रही कैपिलरी वाटर, करेक्ट है, कैपिलरी वाटर है, ठीक है, सबसे पहले बता दिया। आगे खुशी चौधरी कह रही कैपिलरी, यस यस कैपिलरी वाटर। उसके बाद आगे ग्रेविटेशनल नहीं है, ग्रेविटेशनल नहीं है, ओके। विच बोर्ड सिलेबस, स्टेट बोर्ड का सिलेबस है। कैपिलरी कैपिलरी, यस यस सर। पीडीएफ कब मिलेगी, यार मिलेंगी यार पीडीएफ का छोड़ो, ये पहले मैं पढ़ा रहा हूँ वो सीखो, ओके। कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर, कैपिलरी जी,
थैंक यू सो मच जी। ओके, कैपिलरी कैपिलरी सब बोल रहे हैं कि कैपिलरी वाटर, कितने होशियार स्टूडेंट्स हैं। ओके, कैपिलरी वाटर, यस यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। सर थैंक्स फॉर मैराथन, आपके लिए तो करना था, 21 घंटे में पूरा बायोलॉजी कंप्लीट कर दिया। जिसको भी कोई एक आधा चैप्टर अगर पढ़ना बाकी है तो आप उससे टाइम लाइन्स में जाके पढ़ सकते हो डायरेक्टली, एक वीडियो के अंदर पूरा बायोलॉजी कंप्लीट। कैसा लगा था वीडियो? बहुत अच्छा। ओके, कैपिलरी वाटर, यस यस, प्लीज आंसर सर। कैपिलरी अल्टीमेट गोल। ओके, उसके बाद कैपिलरीज, टेलीग्राम लिंक दे दो। यस यस, टेलीग्राम लिंक भी मिलेगा। गाइज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे बहुत मजा आने वाला है, आगे भी बहुत मजा आने वाला है। देखो माइक्रो इन्वायरमेंट समझ में आ गया, कितने टाइप का वाटर होता है? 4 टाइप का। उसमें से वाटर कौन सा ले सकते हैं प्लांट? 4 नंबर का, जो कि कैपिलरी वाटर है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल वाटर कितना भी हो सॉइल में, प्लांट नहीं ले सकता, प्लांट सिर्फ कैपिलरी वाटर ले सकता है। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, अभी क्वेश्चन हमारा 7 चल रहा है, 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, एनर्जी आप फुल हाई है, आपके लिए तो सब एनर्जी बहुत हाई है हमारे लिए। ठीक है, तो ग्लूकोज लेते रहिए, पढ़ते रहिए, ग्लूकोज लेते रहिए, एनर्जी मिलेगा तो डाइजेशन होगा शुगर का और एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज ग्लूकोज मिलेगा, वो भी आगे आपको है बताऊंगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या है? देखो मैंने आपको कहा था कि 50% इंफॉर्मेशन नाम में ही होती है, थोड़ा ढूंढो वहां पे। देखो जेनेटिक मतलब जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, और वेरिएशन मतलब हमारे डीएनए का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस है, जो क्रोमोसोम्स है, उसके अंदर वेरिएशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज जेनेटिक वेरिएशन, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक वेरिएशन। और ऐसे फैक्टर्स बताइए जिससे जेनेटिक वेरिएशन होता है, मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। समझ में आ गया? तो वो हो गया एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक वेरिएशन। समझ में आ गया? तो देखो जेनेटिक वेरिएशन क्या है वो आपको पहले लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहां पे मैंने आपको दिया गया है, पूरा पीडीएफ हमने बनाया है, पूरा पीपीटी बनाया है। ओके, देखो पीपीटी में देखो जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन द चेंज इन जीन एंड जीन फ्रीक्वेंसी। देखो जीन, जीन किसको कहेंगे? देखो डीएनए आपको पता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो डीएनए, तो जीन किसको कहेंगे सर? जीन किसको कहेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन होगा जीन। तो देखो ये जो हमारा डीएनए है, ये डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट, ओके, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम क्या कहेंगे गाइज? हम कहेंगे जीन। क्या कहेंगे? जीन। तो यहां पे चेंज इन जीन और जीन फ्रीक्वेंसी, जीन की फ्रीक्वेंसी या फिर जीन क्या होते हैं? चेंज होते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक वेरिएशन। समझ में आ गया? जीन क्या होता है? डीएनए में मैंने तो आपको जेनेटिक वेरिएशन में बता दिया था, जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, लेकिन जीन क्या है? जीन उसके सब पार्ट है। जैसे कि बॉस रहता है, उसके अंदर काम करने वाले लोग रहते हैं, वैसे ही अगर बॉस का नाम अगर आपको पूछा तो क्या बोलेंगे? डीएनए। उसके अंदर और डिटेल में पूछा तो क्या बोलेंगे? जीन। तो जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होता है? चेंज होता है, चेंज इन जीन एंड जीन फ्रीक्वेंसी, उसको हम जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। और ये होता है कितनी चीजों से? 3 चीजें यहाँ पे बताई गई है, आगे भी है। देखो पहला होता है म्यूटेशन, म्यूटेशन से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होता है या फिर जीन चेंज होता है। दूसरा होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दूसरा होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तीसरा होता है जीन फ्लो, तीसरा होता है जीन फ्लो। ठीक है, ये आपको बताया है। देखो म्यूटेशन क्या है, पहला हम देखेंगे अभी म्यूटेशन क्या है। अभी जेनेटिक वेरिएशन का कॉज हम देख रहे हैं, ओके, फैक्टर्स देख रहे हैं। तो कितने फैक्टर्स है? 3। और उसके बाद यहां पे देखो 4 नंबर का फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और उसके बाद एक क्रोमोसोमल एबिवेरेशन, क्रोमोसोमल एबिवेरेशन। तो ये 5 फैक्टर है जिससे जेनेटिक वेरिएशन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे पूछे जा सकता है, एमसीक्यू की चांसेस नहीं है ज़्यादा, आपको पूछ सकते हैं 3 मार्क का या फिर 4 मार्क का क्वेश्चन। 3 मार्क्स और 4 मार्क क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है और आएगा। ठीक है, ध्यान में देना। क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, डोंट वरी, हमने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डाल चुके हैं, हम 4 क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, पहले ही हमने वीडियो डाल चुका है। देखो जेनेटिक वेरिएशन के 4, पहला है म्यूटेशन, म्यूटेशन पढ़ेंगे। म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज। सडन मतलब होता है अचानक, ऐसा अचानक चेंज आता है जीन के अंदर, जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर। ओके, तो दैट इज सडन। परमानेंट मतलब क्या कि एक बार आ गया तो वो रिवर्सिबल नहीं है, परमानेंट लाइफ टाइम के लिए होता है चेंज, वो जीन के अंदर आता है तो वो है परमानेंट। और हेरिटेबल मतलब क्या कि अगर हमारे पास एक एनिमल है, ए एनिमल है, इसके अंदर जीन के अंदर क्या हुआ है? वेरिएशन आया है,
तो वो दूसरे जनरेशन में, बी जनरेशन में चला जाएगा, दैट इज हेरिटेबल। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है, दैट इज हेरिटेबल। तो म्यूटेशन क्या है? एक सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज है, इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। और म्यूटेशन कहां पे होता है? म्यूटेशन क्या ऑकर इन जीन, ओके। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में आ सकता है, क्रोमोसोम नंबर में आ सकता है, क्रोमोसोम नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारे बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? बताइए, हमारे बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन कैसा है? इजी क्वेश्चन है बहुत। तो बताइए, चलिए, हमारे बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? ओके, तो चलिए बताइए, हमारे बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? बहुत ही होशियार स्टूडेंट्स है, अभी कमेंट्स करेंगे। यस, 46, 23, 46, 46। देखो, जो बहुत कॉमन लग रहा है उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ओके। 500 कोई बोल रहा है, 500 नहीं होता है, 46। कुछ स्टूडेंट्स ने 23 बोला है, 23, तो वो बताऊंगा 23 क्या है, 46 क्या है, ओके। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह रहे हैं 46 है, 46। देखो, मजा आ रहा है, कुछ पढ़ाई हो रहा है आपका, टेंशन लेने की बात नहीं है। जब तक भाई आपका बड़ा भाई साथ में है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ओके। 46। इसके अंदर थोड़ा स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, वो बता देता हूं। 46 क्रोमोसोम बॉडी के अंदर होते हैं, और ये होता है डिप्लॉइड। वो होता है डिप्लॉइड, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर हेप्लॉइड पूछा तो आएगा 23, हेप्लॉइड पूछा तो आएगा 23, ओके। हेप्लॉइड पूछा तो आएगा 23, ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो चलिए, यहां पे 23, 46 और 23। हेप्लॉइड में 23 है, डिप्लॉइड में 46 है। क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, डिप्लॉइड मतलब 46, हेप्लॉइड में आएगा 23, ओके। और हेप्लॉइड कहाँ पे होता है? गैमेट्स में। गैमेट्स में कितने होते हैं? 23 सेल होते हैं, दैट इज गैमेटिक सेल ऑलवेज हेप्लॉइड होते हैं। और जो बॉडी सेल होते हैं, जो स्किन की सेल, उसमें होते हैं डिप्लॉइड, दैट इज कितने होते हैं? 46। समझ में आ गया? गैमेट्स में होता है। आपको यहाँ पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि गैमेटिक सेल में या फिर स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 23, क्योंकि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, हेप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स ऑलवेज हेप्लॉइड। और बॉडी सेल की अगर पूछा तो आएगा डिप्लॉइड। समझ में आएगा? डिप्लॉइड। मैंने आपको ओवरऑल पूछा था कि पूरे बॉडी में डिप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो 46 होता है। उसके बाद समझ में आ गया, ये जीन म्यूटेशन आपको बताना है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी इजी है। मेन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो उसका ही आपको थोड़ा लिखना है, आपको डिजाइन अच्छे से करना है, आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है। उसके बाद देखो मार्क्स कैसे नहीं आते। देन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या? री मतलब रिपीट और कॉम्बिनेशन मतलब न्यूली कुछ क्रिएट हो रहा है। तो इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसी के ही अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट्स बनते हैं तब क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। देखो, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये 2 क्रोमोसोम है, ओके, ये 2 क्रोमोसोम है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसको कहेंगे हम? देखो, हमारे पास 2 क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम को जो 4 आपको दिख रहे हैं पेयर की तरह, उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। और फिर ये 2 एक ही क्रोमोसोम के अगर क्रोमेटिड रहे तो उसको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। और 2 क्रोमोसोम के अगर रहे क्रोमेटिड, जैसे कि ये क्रोमोसोम का क्रोमेटिड और ये, इसको हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है 2 क्रोमोसोम, तो ये अलग अलग रहेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे? एक को डार्क बनाएंगे, दूसरे को लाइट रखेंगे, तो ये अलग अलग क्रोमोसोम है। तो इसमें क्या होता है? इसका पार्ट इधर आ जाता है आधा और इसका पार्ट इधर जाता है। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, और जिसको ही हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि एक्सचेंज होके न्यू रिकॉम्बिनेशन बन रहा है, एक न्यू स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। समझ में आ गया? उसके बाद है जीन फ्लो, मूवमेंट ऑफ जीन, ओके, इनटू और आउट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जीन आएंगे या फिर जाएंगे, तो वो होगा मूवमेंट ऑफ जीन इनटू और आउट ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज जीन फ्लो। उसके बाद होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, एनी रैंडम फ्लक्चुएशन। रैंडम मतलब होता है अचानक, और फ्लक्चुएशन मतलब चेंज, दैट इज अल्टरनेशन भी हम उसको कहते हैं। अलील्स में होता है, अलील्स। तो अलील्स किसको कहेंगे? जीन आपको पता है, डीएनए आपको पता है, अलील्स किसको कहेंगे? अलील्स है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। अलील्स इज अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, ओके, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। समझ में आ गया? तो अलील्स का लिख लो, आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, व्हाट इज अलील्स? व्हाट इज अलील्स? चैप्टर नंबर 3 में भी पूछा है, ओके। देखो, श्रद्धा कह रही कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, एक्सप्रेशन करेक्ट है, ओके।
ओके, अगेन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यस यस करेक्ट सर, यू आर टीचिंग वेरी वेल, थैंक यू सो मच। ओके, समझ में आ रहा है आपको? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, और जब अलीज के अंदर फ्लक्चुएशन होता है तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। और उसके बाद एक क्रोमोसोमल एबिवेरेशन, द स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन द क्रोमोसोम। स्ट्रक्चरल मतलब उसका स्ट्रक्चर, और मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसका एक्सटर्नल बॉडी, क्योंकि मॉर्फोलॉजी अगर आपको पता है तो आपको मालूम होगा, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर की स्टडी करना, तो उसके अंदर चेंज आता है, तो दैट इज चेंज इन क्रोमोसोम एंड ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोमल एबिवेरेशन। क्रोमोसोमल एबिवेरेशन मतलब क्या कि उसका स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल अंदर से बाहर से दोनों भी चेंज हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया अपना, क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, जो कि है व्हाट इज जेनेटिक वेरिएशन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक वेरिएशन। ओके, तो हो गया। उसके बाद देखो डिस्कवरी, ओके, डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड क्या है, कौन से चैप्टर में से है ये बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। एक बार पूछूंगा कौन से चैप्टर में से है, चैप्टर बताओ कौन से चैप्टर में से है। ओके, तो चलिए बताइए कौन से चैप्टर में से है। तो चलिए स्टूडेंट्स प्लीज बताइए कौन से चैप्टर में से ये। ओके, 7, प्रणव, धीरज, ऋषिकेश, देन मैनाज, यूसुफ, एडीएक्स गेमिंग, अनुजा, पूजा, सौरभ, ऋतुजा, विशाल। ओके, ऋषिकेश, विशाल, यस यस यस, चैप्टर नंबर 7 से है, चैप्टर नंबर 7। और टॉपिक मैं बता देता हूँ यार, कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स, ये है मेरे स्टूडेंट्स, 234 स्टूडेंट्स आर वाचिंग अवर वीडियो, और ऐसे आंसर दे रहे हैं जिसको सब कुछ पता हो। ओके ओके, सबको पता है चैप्टर नंबर 7 से, अच्छी पढ़ाई की है आपने, ठीक है, टेंशन लेने की कुछ बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 चल रहा है और आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड की डिस्कवरी आपको पूछ रहा है, तो एब्सेसिक एसिड एक चैप्टर नंबर 7 से, कौन से टॉपिक से है, ग्रोथ हार्मोन। ओके, कौन से टॉपिक से आपको, वो है ग्रोथ हार्मोन्स। ओके, ग्रोथ हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। एब्सेसिक एसिड है, ऑक्सिन है, गिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, इथिलीन है। ओके, तो उतने सारे हैं, लेकिन आपको एब्सेसिक एसिड के अगर ऊपर पूछा तो क्या बोलेंगे। देखो, और एक आपको टिप्स देने वाला हूं। ओके, एक टिप मैंने दी थी आपको, ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट करके जाओ, वो लिख लो, और अभी और एक लिख लो आप, वो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ओके, ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 कैसा है, रिड्यूस है, लेकिन वेटेज तो उतना ही है, मतलब टॉपिक कम हो गए, मार्क्स तो उतना ही है, तो उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर से कुछ क्या डालने वाले हैं, उसी में से आएंगे, लेकिन घुमा फिरा के आएंगे, उसी में से आएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, 4 मार्क के बताओ। यस, बताएंगे। स्ट्रेस हार्मोन, ओके, स्ट्रेस हार्मोन वो रिलीज होने दो प्लांट्स के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर मत रिलीज होने दो, ठीक है, वो प्लांट्स के अंदर होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। यस, ओके ओके, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा कि नहीं वो नहीं बता सकते, लेकिन वीडियो को लाइव देखना, पीडीएफ दूंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि इसके बाद उसको बनाना पड़ेगा थोड़ा अच्छी तरीके से, उसके बाद आपको पीडीएफ देने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए, यहां पे आपको क्या बताना है, डिस्कवरी। देखो, एब्सेसिक एसिड, उसको हम एबीए बोलते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एबीए, एंड इट इज अ नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग, ग्रोथ इनहिबिटिंग मतलब ग्रोथ को घटाने वाला, तो ग्रोथ को घटाने वाला एक नेचुरल हार्मोन कौन सा है, अगर एमसीक्यू पूछा गया तो क्या होगा आपका आंसर, तो क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा, एब्सेसिक एसिड होगा, क्या होगा, एब्सेसिक एसिड। एंड इट वाज ऑब्जर्व बाय द कार्न्स एंड एडिकॉट एट दैट सीडिंग ऑफ कॉटन बॉल। देखो, कॉटन बॉल के अंदर कपास जो होती है उसके ऊपर सबसे पहले डिस्कवर किया गया, 2 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, एंड ड्यू टू द केमिकल सब्सटेंस ऑफ एब्सिसिन फर्स्ट एंड एब्सिसिन सेकंड, 2 केमिकल इसके अंदर होते हैं, वो है एब्सिसिन फर्स्ट एंड एब्सिसिन सेकंड, जिससे क्या हुआ, ये डिस्कवर हुआ। एंड फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ द एसर, जो एसर है उसके बर्ड से, दैट इज वियरिंग आइसोलेटेड द सब्सटेंस, ओके, एंड दैट कॉज बर्ड डॉर्मेंसी, जिससे क्या होता था, बर्ड डॉर्मेंसी होता था। बर्ड डॉर्मेंसी मतलब क्या, ये ग्रोथ इनहिबिटेड है, मतलब डॉर्मेंसी ऐसी स्टेट है जिसके अंदर जो बर्ड है वो कुछ समय के लिए उसकी ग्रोथ स्टॉप कर देता है,
उसको हम कहते हैं बर्ड डॉर्मेंसी। क्या कहते हैं? बर्ड डॉर्मेंसी। एंड नेम इट डॉर्मिन, और उसने नाम क्या दे दिया उसको? डॉर्मिन दे दिया। एंड दीज टू केमिकल सब्सटेंस वेर आइडेंटिकल, ये दोनों भी आइडेंटिकल थे। पहले ये वीरिंग ने आइसोलेट किया, उसके बाद ये कार्ल एडिकॉट, ये दो साइंटिस्ट ने, ये दोनों ने भी जो केमिकल निकाला वो दोनों सिमिलर था, ये आपको बताना है। तो ये थोड़ा स्टोरी की तरह बता दो। और ABA इस सिंथेसिस इन लीव्स, कहाँ पे सिंथेसिस होता है? लीव्स के अंदर होता है, फ्रूट्स के अंदर होता है, सीड के अंदर होता है। और कौन से एसिड से होता है सिंथेसिस? मेवालोनिक एसिड, मेवालोनिक एसिड। चलो अगर MCQ ऐसा पूछा गया कि एब्सिसिक एसिड कौन से एसिड से बनता है, ओके, सिंथेसाइज होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, देखो ये जो है एब्सिसिक एसिड, इसके ऊपर हम देखो आपको MCQ में बता रहा हूं कहाँ कहाँ पे MCQ पूछे जा सकते हैं। तो अगर MCQ आपको पूछा गया कि ABA दैट इज एब्सिसिक एसिड जो है वो कौन से एसिड से सिंथेसाइज होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा आपका आंसर? चलिए बताइए। 268 स्टूडेंट्स है अभी। ओके, सो यू आर मास्टर ऑफ बायोलॉजी, थैंक यू। मेवेलोनिक एसिड, दैट इज मेवेलोनिक एसिड, यस यस। ये देखो आर्मी लग गई है पूरा, BWN आर्मी है, BWN बायो स्टडी विथ निखिल वाली आर्मी पूरी। ओके, देखो मेवेलोनिक एसिड, ओके, देखिए मेवेलोनिक एसिड, मेवेलोनिक एसिड बता रहे हैं, मेवेलोनिक एसिड, करेक्ट करेक्ट, मेवेलोनिक एसिड पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो CET में भी बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन लेने वाला हूँ, ठीक है? तो देखो कंसेप्ट बहुत ही ईजी होता है, लेकिन हम किस तरीके से उसकी तरफ देखते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप डिसाइड करोगे कि बायोलॉजी बहुत हार्ड है, कुछ कंसेप्ट बहुत हार्ड है, तो वो हार्ड ही लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर है 9। देखो हमारे 10 क्वेश्चन हो भी गए, ओके, 10 क्वेश्चन हमारे हो भी गए। देखो 41 मिनट्स के अंदर 10 क्वेश्चन हो गए। आगे और स्पीड बढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ओके, फास्टली करवाऊंगा आपको, 2-3 घंटे के अंदर पूरा जो है वो करवा के लूंगा। समझ में आ गया? मेवेलोनिक एसिड, यस, मेवेलोनिक एसिड। BSN आर्मी, यस। देखो समझ में आ गया आपको मेवेलोनिक एसिड। देखो चैप्टर नंबर ये कौन से ऐसे है वो बता दो। हर्बिसाइड से, हर्बिसाइड, हर्बिसाइड मतलब क्या होता है पता है आपको? ये 2,4-D इसका नाम है, हर्बिसाइड है। हर्ब मतलब पता है? हर्ब, हर्ब मतलब होता है घास, और साइड मतलब कील करने वाला, दैट इज हर्बिसाइड। सो अभी क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, स्केच एंड लेबल द टीयर्स ऑफ एंथर। ओके, आपको क्या करना है? एंथर की जो डायग्राम है वो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आप देख सकते हो टीयर्स ऑफ एंथर। इसके अंदर आपको 4 लेयर दिखानी पड़ेंगी। सबसे ऊपर की इपिडर्मिस, देन मिडल लेयर, ओके, उसके बाद ये इपिडर्मिस के अंदर की होती है एंडोथेशियम, ये सेकंड वाली लेयर, इपिडर्मिस एंडोथेशियम, उसके बाद ये मिडल लेयर, ओके, और उसके बाद टैपेटम। तो सबसे अंदर की टैपेटम, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी है और जो न्यूट्रिटिव है, तो आपका आंसर आना चाहिए टैपेटम। जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो बाहर की, जो प्रोटेक्शन का काम करती है, वो होती है एंडोस्पर्म। ओके, ऐसा आपको स्ट्रक्चर बताना है। हमने इसके ऊपर जो वीडियो है वो ट्रिक, डायग्राम ट्रिक, वो भी बनाया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, स्केच एंड लेबल डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का आपको डेवलपमेंट लिखना है। तो देखो इसको आपको स्केच एंड लेबल बोल सकते हैं कि आप डायग्राम निकालो। तो सबसे पहले आपको मेगास्पोर मदर सेल निकालना पड़ेगा, म्योसिस, जिसके अंदर क्या दिखाना पड़ेगा? म्योसिस। और म्योसिस में एक से कितने सेल बनते हैं? 4, तो ये बन गए 4। ऊपर के जो 3 होंगे वो डिजनरेट हो जाएंगे, देखो डिजनरेट, ऊपर के 3 डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और नीचे का जो एक है वो रिमेन फंक्शनल रहेगा, जिसको हम मेगास्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे? मेगास्पोर या फिर एम्ब्रियो सैक कहेंगे, जो कि हेप्लॉइड होगा, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद उसके अंदर ग्रोथ होगा, उसका साइज बढ़ गया। उसके बाद इधर माइटोसिस फर्स्ट हुआ, 1 से बन जाएंगे 2, म्योसिस सेकंड, माइटोसिस सेकंड हुआ, 2 से बन जाएंगे कितने? 4। तो यहां पे आप देख सकते हो कि क्या हुआ, माइटोसिस थर्ड हुआ तो क्या हुआ, 4 से 8 बन जाएंगे सेल। ऊपर में 3 चले गए, नीचे में 3 चले गए, कितने रह गए? 2। तो 2 ऐसे बीच में आते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियर बीच में आ जाते हैं, जिससे सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। क्या बनता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। समझ में आ गया? तो ये जो 2 साइड के होते हैं उसको हम 2 सिनर्जिस्ट कहते हैं। बीच में होता है एग, यहाँ पे देख सकते हो फीमेल गैमेटम जिसको कहते हैं एग।
उसके बाद ऊपर के दो जो होते हैं वो 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है वो ऊपर आ गए, यहाँ पे वो बन गए 3 एंटीपोडल सेल। समझ में आ गया? तो ऊपर के 3 एंटीपोडल्स, नीचे के 2 सिनर्जिड, बीच में एक, और एक हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर बताना होगा, स्केच एंड लेबल डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देन क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, स्केच एंड लेबल द सेक्शनल व्यू ऑफ द मैमुलरी ग्लैंड। तो मैमुलरी ग्लैंड का सेक्शनल व्यू आपको बताना है, ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं जितना बोल रहा हूं उतना करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14 जो कि डायग्राम के ऊपर बेस है, जो कि स्केच एंड लेबल द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव मतलब जिसके अंदर ऐसा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है जिसके अंदर आधा पार्ट यूज होता है, दैट इज सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, सो देख सकते हो आप यहाँ पे आपको पूरा दिखाई दे रहा है, आपको 2 स्टैंड बना दिखाने हैं, उसमें से ये जो है वो पुराने स्टैंड रहेंगे, उसमें से एक न्यूली स्टैंड यहाँ पे बन रहा है। ये एडेनाइन है, थाइमिन, ओके, थाइमिन एडेनाइन, ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन, एडेनाइन थाइमिन, ग्वानिन साइटोसिन, ऐसे बेस पेयर्स है, नाइट्रोजन बेस पेयर्स हम जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको। देन क्वेश्चन नंबर 15, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है जोन्स ऑफ रूट या फिर स्केच एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्केच एंड लेबल द जोन्स ऑफ रूट, ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला मैच्योरेशन जोन, देन रूट हेयर जोन, उसके बाद इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड रूट कैप। उसके साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, देखो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 7 से है, 6 से, नॉट 7, 6। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि वो रिड्यूस चैप्टर है, जिसमें से कम टॉपिक है लेकिन सिलेबस वेटेज उतना ही है, ठीक है। तो हो गया आपका 16 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, स्केच एंड लेबल टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स आपको बताने हैं। सबसे पहला है न्यूट्रोफिल्स, देन बेसोफिल्स, देन इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो अभी इसकी डायग्राम क्यों बनानी है? क्योंकि डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो कुछ आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी है ये 2 इसके अंदर डिवाइड होता है, एक है ग्रैन्युलोसाइट्स, ओके, ग्रैन्युलोसाइट्स, और दूसरा है अग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स। तो एक है ग्रैन्युलोसाइट्स, दूसरा है अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऊपर के 3 मतलब न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और इओसिनोफिल, कौन है? ग्रैन्युलोसाइट्स है। और अग्रैन्युलोसाइट्स है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं है। समझ में आ गया? तो ग्रैन्युलोसाइट्स में देख सकते हो आप, न्यूट्रोफिल का जो है वो आप मल्टीलोब न्यूक्लियस है, देखो 1 2 3 3 लोब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मल्टीलोब न्यूक्लियस आपको ड्रॉ करना है न्यूट्रोफिल के अंदर, ध्यान में रखना। बेसोफिल के अंदर कॉमा शेप न्यूक्लियस ड्रॉ करना है, ओके, बाकी तो राउंड सेम ही है। ओके, इओसिनोफिल में देख सकते हो बायलोब्ड न्यूक्लियस होता है, तो ऐसी डायग्राम में आपको 2 लोब निकालने हैं न्यूक्लियस के। तो ग्रैन्युलोसाइट्स हो गया। और ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या है कि जो लिम्फोसाइट्स है इसका जो न्यूक्लियस है वो सेल के कंपैरिजन में बड़ा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और मोनोसाइट का क्या होता है? किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? किडनी शेप न्यूक्लियस। समझ में आ गया? तो ये आपको उसके अंदर के न्यूक्लियस कौन से, न्यूट्रोफिल में कैसा होता है? मल्टीलोब्ड, बेसोफिल्स में कॉमा शेप, इओसिनोफिल में कैसा होता है? बाय हम बोल सकते हैं बायलोब्ड, मतलब 2 लोब होते हैं। ओके, ये मल्टी लोब है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस बड़ा है एज कंपेयर टू सेल, और यहाँ पे किडनी शेप न्यूक्लियस है। क्वेश्चन नंबर 17। देन स्केच एंड लेबल मॉर्फोलॉजी ऑफ थायराइड। देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये ऊपर का लैरिंग्स होता है, ये लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, ये इस्थेमस है और ये ट्रैकिया है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ये जो आपको दिख रहा है बल्जिंग वाला पार्ट, ये है थायराइड ग्लैंड। तो ये आपको डायग्राम पूछ सकते हैं। देन लेबल द डायग्राम, ये डायग्राम आपको नाम देने के लिए पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में आपको नाम देना है। जैसे कि यहाँ पे देखो एंटीजन बाइंडिंग साइट, उसी तरीके से ये क्या है? 2 रीजन होते हैं, लाइट चेन होते हैं, हेवी चेन होते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या होगा फिर ए में एंटीजन बाइंडिंग साइट, क्या होगा? एंटीजन बाइंडिंग साइट। समझ में आ गया? ये एच में देखो लाइट चेन, ये एफ होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, देख सकते हो आप डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये है नॉन वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, नॉन वेरिएबल रीजन, ये वेरिएबल रीजन शॉर्ट में आपको बताता हूँ। ओके, उसके बाद ये कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे नाम ध्यान में रखने। ओके, तो आगे बढ़ते आपका टाइम पास नहीं करूंगा, ये आप नाम देख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंटीबॉडी की। नेक्स्ट, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 20 जो कि है स्केच द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड। एज पिरामिड का रिप्रेजेंटेशन,
प्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो प्री रिप्रोडक्टिव होती है ज़्यादा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जो अडल्ट नहीं है, मतलब जो चिल्ड्रंस आते हैं प्री रिप्रोडक्टिव में। रिप्रोडक्टिव में अडल्ट आते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए क्या है सक्षम है। उसके बाद है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन के बाद की, मतलब जो हम बोल सकते हैं बूढ़े लोग होते हैं वो आते हैं सभी। एल्डर वन जो होते हैं वो आते हैं सारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, ठीक है। तो ये एज स्ट्रक्चर का पिरामिड है। ओके, उसके बाद देखो ये है अपना चैप्टर नंबर 7। ओके, चैप्टर नंबर 7 के ऊपर का एक आपको चार्ट है। इस यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस है NAA, GA3, काइनेटिन, ABA, यह हार्मोन्स है प्लांट्स के अंदर। तो इसके कैटेगरी देखो, एक है ऑक्सिन, इसका इफेक्ट क्या होता है, फ्लावरिंग बढ़ाता है प्लांट्स के अंदर। एग्जाम्पल पाइनएप्पल एंड इलायची, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये फ्लावरिंग करता है, फ्लावर्स बढ़ाता है। उसके बाद देखो आप कैटेगरी के अंदर गिबरलिंस, ये कॉज पार्थिनोकार्पी कॉज करता है, जिसके अंदर क्या होता है सीडलेस फ्रूट बनता है, दैट इज टोमेटो, एप्पल, पियर। देन उसी तरीके से काइनेटिन केमिकल होता है, कैटेगरी क्या है इसकी, साइटोकाइनिन, और ये साइटोकाइनिन में कैलस प्रोलिफरेशन का काम करता है, कैलस को बढ़ाता है। ये इसका एग्जाम्पल क्या है, टोबैको, ठीक है। ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है। उसके बाद आगे ये आपके लिए और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है द क्रॉस इज बैक क्रॉस, लेकिन कौन सा क्रॉस, द टेस्ट क्रॉस। ओके, सो टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, बट बैक क्रॉस इज नॉट अ नेसेसरी अ टेस्ट क्रॉस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो द टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, एंड बैक क्रॉस इज द क्रॉस ऑफ द ऑफस्प्रिंग विथ एनी वन ऑफ द पेरेंट्स एदर डोमिनेंट और रिसेसिव। देखो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में क्या होता है। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो पेरेंट्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। ये पेरेंट कैसा है, डोमिनेंट है, और ये पेरेंट कैसा है, रिसेसिव है। इससे दो न्यू जनरेशन मिलेगा, वो कौन सा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको हम कहेंगे F1 जनरेशन। क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। तो अगर ये F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी का अगर क्रॉस हमने रिसेसिव पेरेंट के साथ किया, ओके, सो क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड मतलब ये F1 जनरेशन ये, ओके, एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, ये होमोजाइगस है और रिसेसिव पेरेंट्स है, इसके साथ अगर क्रॉस किया तो इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस। समझ में आ गया। और यहाँ पे अगर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 है, इसका क्रॉस स्मॉल टी मतलब रिसेसिव पेरेंट के साथ भी, कैपिटल टी इसके साथ भी, तो दोनों के साथ अगर क्रॉस हुआ तो ये क्रॉस को हम क्या कहेंगे, ये क्रॉस को हम कहेंगे बैक क्रॉस, ये क्रॉस को हम क्या कहेंगे, ब्रैक क्रॉस। समझ में आ गया। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस समझ में आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस को बोल सकते हैं, बिकॉज बैक क्रॉस में ये रिसेसिव के साथ भी होता है, लेकिन बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। लेकिन बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस नहीं बोल सकते, क्योंकि बैक क्रॉस में दोनों पेरेंट के साथ होता है, टेस्ट क्रॉस में एक ही पेरेंट के साथ होता है। इसलिए हमारा सेंटेंस है द टेस्ट क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस को बैक क्रॉस कह सकते हैं, क्योंकि बैक क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट के साथ भी क्रॉस होता है ना, तो इसीलिए ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्टरीज आर द थिकर देन द वेन्स। देखो आर्टरीज हैव द रिलेटिवली थिक वॉल्स टू एनेबल देम विथस्टैंड विद द हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट। देखो आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से ब्लड लेती है, तो इसलिए वहां पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और वेन्स हार्ट तक ब्लड लाती है। आर्टरीज एक्सपांड व्हेन द प्रेशर इंक्रीज, जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है आर्टरीज बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज आर्टरीज आर थिकर देन वेन्स, ये पूछा जा सकता है। देन लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैज थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से थिकर क्यों है, ओके। सो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, देखो वेंट्रिकल नीचे होते हैं, दो ऑरिकल होते हैं, तो वेंट्रिकल जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, तो ये जो वेंट्रिकल है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल जो है वो थिक होता है। क्यों थिक होता है, पता है आपको क्यों थिक होता है, क्योंकि ये पूरे बॉडी तक ब्लड को पहुंचाता है, इसलिए वो थिक होता है, ओके। देयरफॉर इट इज अ ग्रेटर प्रेशर फ्रॉम द ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल सेंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड टू द लंग्स। ये राइट वेंट्रिकल जो है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड सिर्फ लंग्स तक पहुंचाता है, इसका काम है लंग्स तक पहुंचाना। लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल ये पूरे बॉडी तक ब्लड का पहुंचाता है, इसलिए बॉडी तक ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगेगा ना, तो इसलिए इसका थिकनेस बड़ा होता है, क्योंकि वो फट ना जाए, ओके। ध्यान में रखना। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर है 24, दैट इज एमनियोसेंटेसिस। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो चाइल्ड है
उसका सेक्स डिटरमाइन किया जाता है कि वो चाइल्ड जो है वो गर्ल है या फिर हम बोल सकते हैं कि बॉय है। ओके, सो अम्नियोटेंसिस अम्नियोटिक फ्लूइड लिया जाता है कंटेन फीटल सेल्स, मतलब जो फीटस है उसके सेल्स वहाँ पे होते हैं और वो कलेक्ट किया जाता है एक नीडल से, एंड दिस नीडल इज इंजेक्टेड इनटू द यूटेरस ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन। ये जो वुमन है प्रेग्नेंट, उसका यूटेरस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वो ब्लड, हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे फ्लूइड जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड, उसको कलेक्ट किया जाता है और फिर उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्रोमोजोम होता है। वो क्रोमोजोम का कैरियोटाइप क्या, कैसे क्रोमोजोम है, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो चाइल्ड है वो बॉय है या फिर वो गर्ल है। ठीक है, तो वो होता है एमनियोसेंटेसिस, मतलब जिस प्रोसेस में हम ये देख सकते हैं। आपको पता है इसका मिसयूज भी नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। ये किसके लिए होता है फिर? सो एमनियोसेंटेसिस का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं कि अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज है तो उसको ढूंढने के लिए, उसका सेक्स डिटरमाइन करने के लिए नहीं। ओके, एमनियोसेंटेसिस। उसके बाद वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल्स मतलब क्या है? कैविटीज प्रेजेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, दैट इज वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। देयर आर फोर वेंट्रिकल इन द ह्यूमन ब्रेन, 4 होते हैं। ओके, कनेक्टेड विथ ईच अदर। देखो, पैरासील, लैटरल वेंट्रिकल फर्स्ट एंड सेकंड inside the cerebral hemisphere, and the diencephalon has the third ventricle. Okay, ventricle third is the connection between lateral ventricle and foramen of Monro. तो ये आपको बताना है ventricles में। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपको ये पूछा जा सकता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अभी एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर तैयार होती है, एंटीजन बाहर से आने वाला सब्सटेंस, डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस। तो जब एंटीबॉडी हमारे बॉडी की एंटीजन को खत्म करने के लिए उसके साथ पेयर करती है, उसके साथ जुड़ जाती है, उसको हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो ये आप पढ़ सकते हो, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये इसकी डायग्राम आपको ऐसी बनानी पड़ेगी। एंटीजन की आपको पता है, एंटीबॉडी की आपको पता है वाई शेप होती है कि नहीं? ऐसी होती है वाई शेप। तो ये जो है वो इधर एक साइड होती है ऐसी ज्वाइन के लिए, आपको पता है, जहाँ पे ये उसके साथ ये एंटीबॉडी के साथ होता है। देखो, स्पेसिफिक एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक एंटीजन होता है। देखो, ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के ऊपर, क्योंकि उसका शेप आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, इसका शेप अलग है क्योंकि यहाँ पे एंटीजन अलग है। मतलब आपको एक समझना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों स्पेसिफिक होती है। ओके, ध्यान में रखना। ओके, ये ध्यान में रखना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है ब्रूड पैरासिटिज्म। ये आपका एनवायरमेंटल चैप्टर से ब्रूड पैरासिटिज्म एक टाइप ऑफ पैरासिटिक बिहेवियर है शोन बाय द एशियन कोयल। कोयल ये शो करती है। कोयल क्या करती है? उसके जो एग्स है वो कौवे के जो नेस्ट है कौवे का, उसके अंदर लाई करती है। एंड क्राउन एक्ट एज अ होस्ट बर्ड। जो क्राउन है वो क्या है? होस्ट है उसका। एंड इंक्यूबेट द एग ऑफ कोयल। तो वो कौवा क्या करता है? जो कोयल ने एग्स उसके नेस्ट में डाले हैं, ओके, उसको वो बाहर लाता है बच्चों को। ओके, एंड द एग ऑफ द कोयल शो रिसेम्बलेंस टू द होस्ट एग इन द साइज एंड कलर। देखो, जो कोयल के अंडे होते हैं वो फिर कौवे के अंडे से अलग होते हैं। एंड दिस रिड्यूस द चेंज ऑफ द काउ डिटेक्टिंग कोयल्स एग एंड द इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट। उसके बाद क्या होता है? क्रो डिटेक्ट कर लेता है कि ये कोयल के अंडे हैं, क्योंकि वो कलर में अलग होते हैं। तो वो कौवा क्या करता है? वो अंडे को नीचे गिरा देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, जिसके अंदर क्या होता है कि जो कौवा है, कौवे के नेक्स्ट में कोयल अपने जो अंडे है वो देती है, क्योंकि वो अलग कलर में होते हैं। तो फिर वो क्या करता है कौवा? वहाँ पे उसको नीचे गिरा देता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। समझ में आ गया? उसके बाद पॉइनर स्पीसीज। पॉइनर स्पीसीज आपको क्वेश्चन आ सकता है। पॉइनर स्पीसीज आर द वंस दैट इनहेड अ बेयर एरिया ड्यूरिंग द प्राइमरी सक्सेशन। ये बेयर एरिया में, ऐसा जो जिस एरिया में कुछ भी नहीं है, वहाँ पे जो स्पीसीज जो है वहाँ पे स्टार्ट होती है, उसको हम पॉइनर स्पीसीज कहती है। पॉइनर मतलब जिसने शुरुआत किया। ठीक है, ये क्रुस्टोज, लाइकेंस, ब्रायोफाइट्स जो लोअर प्लांट्स है उसको हम पॉइनर्स कहते हैं मैक्सिमली। ठीक है, तो ये पॉइनर स्पीसीज ध्यान में रखना है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्वेश्चन नंबर 29। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है? कि ज़्यादा इस्तेमाल करना किसी चीज़ को, तो उसको हम कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। उसके बारे में आप पढ़ो, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। उसके बाद एनलिस्ट द 7 ट्रेट ऑफ द पी प्लांट सिलेक्टेड और स्टडीड बाय द मेंडल। मेंडल ने जो 7 ट्रेड बताए थे, जो स्टडी किए थे गार्डन पी प्लांट के अंदर, वो बताने हैं। तो ये आपको सीधा याद करके लेने, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहते हैं, ये चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है। देखो, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स बिकॉज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स द अलील्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि जब गैमेट फॉर्म होता है अलील्स सेपरेट होती है और वो अलील्स गैमेट्स एंटर अ गैमेट एंड दिस सेपरेशन ऑफ अलील्स डज नॉट अफेक्ट द अदर, एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होता। एंड सिंस सिंगल अलील्स एंटर इन द गैमेट मीन्स गैमेट विल बी प्योर, एक सिंगल अलील्स एंटर हो रहा है इसलिए उसको हम गैमेट प्योर बोलते हैं और इसलिए इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट कहा जाता है। समझ में आ गया बेसिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्क्राइब द फंक्शनल एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शनल एरिया आपको बताने हैं। देखो, सबसे पहला है सेंसरी एरिया, उसके बाद सेंसरी स्पीच एरिया, उसके बाद एसोसिएशन एरिया, मोटार एरिया, ओके, ये आपको सारे एरियाज बताने हैं। देन क्वेश्चन नंबर है 33, एक्सप्लेन हाउ बैसिलस थ्रूंजेसिस एक्ट एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। देखो, बैसिलस थ्रूंजेसिस एक स्पीसीज है जिसको हम बायो कंट्रोलर कहते हैं। कंट्रोल मतलब किसी एनिमल्स को कंट्रोल करना, लेकिन बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हम यूज करेंगे फॉर कंट्रोलिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज बायो कंट्रोलर। बैसिलस थ्रूंजेसिस को हम बीटी कॉटन कहते हैं, ओके, बीटी। इट इज इफेक्टिव, देखो, बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट द बटरफ्लाई, कैटरपिलर्स and dried spores of the bacillus thuringiensis are mixed with the water and spray into the vulnerable plants such as the brassica and fruit trees. When insect larvae eat the leaves, they get killed by the toxin cryprotein, okay, and release in the higher gut of bacteria. देखो, ये जो बैसिलस थ्रूंजेसिस है इसके अंदर क्रायोप्रोटीन होता है, तो इसको अगर हम क्या करेंगे, देखो, अब हमारे पास बीटी कॉटन था, तो वो जो कॉटन है, कॉटन, उसके लीव्स में क्या होगा, बैसिलस थ्रूंजेसिस, इसलिए हम इसको बीटी कॉटन कहते हैं। तो बैसिलस थ्रूंजेसिस क्या करता है, वो उसके अंदर एक क्रायोप्रोटीन होता है, अगर कोई बॉलवर्म उसको खाएगा तो वो मर जाएगा, मतलब हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे जो हमारा नुकसान करेंगे, ओके, मेन प्लांट को, तो इसलिए उसको किल कर सकते हैं, दैट इज बायो कंट्रोल। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिवाइस यूज इन द RDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से हम डिवाइस यूज करते हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना 34, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, ये उसका ही आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर है 35, क्वेश्चन नंबर 35 जो कि है डिस्क्राइब 3 डिवाइसेस बाय विच क्रॉस पोलिनेशन इज एनकरेज इन द एंजियोस्पर्म बाय अवॉइडिंग सेल पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा दिया जाता है, सेल पोलिनेशन को अवॉइड किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। क्या कहते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। और वो कौन सा है, यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, प्रीपोटेंसी, हेट्रोमॉर्फी, हर्कोगैमी, ये है आउट ब्रीडिंग डिवाइस, जो कि क्या करता है, सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करता है, सेल्फ पोलिनेशन, ओके, सेल्फ पोलिनेशन को क्या करता है, ये अवॉइड करने का काम करता है। और किसको प्रमोट करता है, क्रॉस पोलिनेशन को। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। इसके बारे में आपको डिटेली बताना पड़ेगा, यूनिसेक्सुअलिटी क्या है, डाइकोगैमी क्या है, प्रीपोटेंसी, हर्कोगैमी, ओके, हेट्रोमॉर्फी एंड द आउटब्रीडिंग डिवाइस, ये इसको हम आउटब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। तो ये बताना है आपको क्लियरली, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना। नेक्स्ट, write a brief account on accessory sex glands associated with the human male reproductive system। जो ग्लैंड्स है वो आपको बताना है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहने वाले। जैसे कि पहली है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड, देखो आप प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, और है तीसरी कौन सी है, कॉपर्स ग्लैंड, ओके। 3 ग्लैंड्स आपको बताने हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है। इसके अंदर आपको बताना है कि सेमिनल वेसिकल कौन से केमिकल को सिक्रेट करते हैं। एक पहला होता है फ्रुक्टोज, उसके बाद होता है, देखो उसके बाद क्या होता है, फ्रुक्टोज, उसके बाद फिब्रिनोजन, देखो फिब्रिनोजन, और प्रोस्टाग्लैंडिस, देखो ये प्रोस्टाग्लैंडिस, ये 3 केमिकल होते हैं और ये 3 केमिकल सेमिनल वेसिकल सिक्रेट करता है। उसका काम क्या होता है वो आपको बताना है। फ्रुक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, फिब्रिनोजन स्पर्म का कोआगुलेशन करता है, और प्रोस्टाग्लैंडिस ये जो यूटेरस है वो वजाना के मतलब वहाँ पे ओवम की तरफ फास्टर मूवमेंट उसके ऐड कर देता है, स्पीड बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कितने परसेंट, देखो ये 60% होती है अबाउट टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमन, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड सीमन, जो सीमन है, अभी सीमन क्या है ये बता देता हूँ। देखो जब मेल जो है वो इजैकुलेशन करता है तो एक इजैकुलेशन में 400 मिलियन स्पर्म आपको पता है रिलीज होते हैं, तो वहाँ पे स्पर्म ही नहीं होते, उसके साथ ही साथ ये ग्लैंड्स का लिक्विड भी होता है पूरा, ओके। तो इसलिए सब कलेक्टिवली उसको सीमन कहा जाता है। स्पर्म तो उसके अंदर का एक पार्ट होता है, बाकी उसके अंदर का फ्लूइड जो है वो अलग अलग ग्लैंड्स के फ्लूइड होते हैं उसके अंदर, उसके लिए उसको हम कलेक्टिवली सीमन कहते हैं।
प्रोस्टेग्लैंड का आपको बताना है कि कितने प्रोस्टेग्लैंड के बारे में कितनी परसेंट होता है, ये सीमन के अंदर 30% प्रोस्टेग्लैंड का फ्लूइड होता है। ओके, ये आपको पूरा बताना है, उसका वर्क भी। और कॉपर्स ग्लैंड का आपको बताना है कि क्या है, इसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और में नेम है इसका। ये ड्यूरिंग कॉपुलेशन और ल्यूब्रिकेंट्स का काम करती है। ल्यूब्रिकेंट्स का क्या मतलब, स्मूथली कॉपुलेशन होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, कितना नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा, ये 36 और ये 37 नंबर का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द वॉल्व्स इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर वॉल्व्स होती है और वॉल्व्स का काम क्या है कि देखो, ब्लड अगर इस चैम्बर से ये नीचे वाले चैम्बर में आ गया तो वो वापस नहीं जा पाएगा। वो कि जो कंट्रोल करता है वॉल्व्स, इसका काम होता है, मेन होता है काम। ओके, तो ये वॉल्व्स होती है, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो। देखो, बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट करती है। देखो, पहली है ट्राइकस्पिड वॉल के बारे में बताना है, बाइकस्पिड वॉल के बारे में है, सेमिलुनार वॉल क्या होती है, थेबिशियस वॉल क्या होती है और ईस्टेचियन वॉल क्या होती है। कितने वॉल्स है, 5 है। देखो, अगर ये क्वेश्चन आया तो 2 या फिर 3 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है, लेकिन 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। आपको बोल सकते हैं राइट अ नोट ऑन सेमिलुनार वॉल, व्हाट इज थेबिशियस वॉल, तो ये 1 मार्क के लिए भी आपको पूछा जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 38, डिस्क्राइब द पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। देखो, सर्कुलेशन 2 बार होता है ह्यूमन हार्ट के अंदर, क्योंकि 2 बार ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर एंटर होता है। एक बार जो है वो हार्ट से कहाँ पर जाता है, देखो, ठीक है, हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है पहले तो। ओके, लंग्स के बाद में अगेन हार्ट की तरफ आता है, और उसके बाद हार्ट से पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है, और बॉडी से डीऑक्सीजन ब्लड अगेन हार्ट की तरफ आता है। और ऐसा अभी देखो, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सो ब्लड 2 रूट से फ्लो होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन इज सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। एंड द सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट्स एंड बॉडी पार्ट्स, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इसके बीच में जो सर्कुलेशन होगा वो आपको ध्यान में रखना, और ये, ठीक है, वही आपको बताना है। 2 बार सर्कुलेशन होता है, क्योंकि पूरे बॉडी का ब्लड हार्ट अपने तरफ लाता है, हार्ट से फिर वो लंग्स में जाता है, प्यूरिफाई होता है, लंग्स से प्यूरिफाई होकर अगेन हार्ट में आता है, और हार्ट से वो फिर प्यूरिफाई ब्लड पूरे बॉडी तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो हार्ट क्या है, एक मेन इंटरमीडिएट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा उसके बारे में। उसके बाद ये हो गया आपका 38 नंबर का क्वेश्चन। देन 39 नंबर का क्वेश्चन, जो कि है व्हाट आर ईडिबल वैक्सीन। आपको पता है कोविड-19 के कारण ये चांसेस ज़्यादा है इस क्वेश्चन के आने के, जो कि व्हाट आर द ईडिबल वैक्सीन्स एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस। ईडिबल वैक्सीन क्या होती है जिसको हम खा सकते हैं और कैसे प्रोड्यूस होती है, वो आपको पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर है 40, व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ नीश के टाइप कितने हैं। देखो, स्पैटियल और हैबिटेट नीश होता है, देन ट्रॉपिक नीश होता है, एंड मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम नीश होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो स्पैटियल नीश मतलब क्या, कि फिजिकल स्पेस कितना ऑक्युपाई किया है किसी ऑर्गेनिज्म ने या फिर उसके पॉपुलेशन ने, तो उसको हम स्पैटियल या हैबिटेट नीश कहते हैं। ट्रॉपिक नीश मतलब इट इज नीश बेस्ड ऑन द ट्रॉपिकल लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फूड चेन में वो कौन से जगह पे है, वो हो गया उसका ट्रॉपिक नीश। और मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम नीश मतलब इन मल्टी डायमेंशनल नीश नंबर ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक एनवायरमेंट फैक्टर्स आर कंसीडर। इसके अंदर अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर कंसीडर किया जाते हैं, एंड रिजल्टिंग स्पेस बाय द नीश आर कॉल्ड एज द हाइपर वॉल्यूम। और जो नीश ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसको हम हाइपर वॉल्यूम कहते हैं, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द हाइपर वॉल्यूम नीश। इट शोज द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट ग्रेडियंट। एनवायरमेंट ग्रेडियंट में कौन सी पोजीशन है, वो हो गया मल्टी डायमेंशनल। ट्रॉपिकल नीश में कैसी पोजीशन, ये ट्रॉपिकल लेवल की। और स्पैटियल नीश मतलब वो फिजिकल, उसने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है उसके बॉडी ने, तो वो हो गया उसका स्पैटियल नीश। तो ये नीश के बारे में आपको बताना है। उसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसीव फैक्टर्स फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहला है नेटेलिटी। नेटेलिटी मतलब होता है बर्थ डेथ, क्या होता है, बर्थ डेथ। उसके बाद होता है मोर्टेलिटी, मतलब होता है डेथ रेट, बर्थ कितनी हो रही है वो पॉपुलेशन में, डेथ कितनी हो रही है। इमाइग्रेशन मतलब क्या होता है कि जो इनटू अ हैबिटेट, देखो दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट, मतलब कि अलग बाहर से लोग एक स्पेसिस के अंदर आ रहे हैं, तो वो होता है इमाइग्रेशन। और इमिग्रेशन मतलब क्या, कि खुद के पॉपुलेशन के जो एनिमल्स है वो बाहर जा रहे हैं, तो वो होता है इमिग्रेशन। इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन में ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। हैबिटेट गोन एयरवेज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर द कंसिडरेशन, वो छोड़ के जाते हैं एनिमल्स स्पेसिस को एक, तो वो हो गया इमाइग्रेशन। तो
इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन, ध्यान में रखना। ओके, तो और उसके बाद है नेटेलिटी एंड इमाइग्रेशन, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी वेयर द मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन डिक्रीज। देखो मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन ये डिक्रीज होता है, लेकिन इंक्रीज क्या है, इमाइग्रेशन। स्पेसीज के अंदर एनिमल्स आते हैं ज़्यादा और उसका बर्थ भी ज़्यादा होता है। ओके, वो ज़्यादा इंक्रीज है। ठीक है, नेटेलिटी ये आपको बताना है, पूरे फैक्टर्स है पॉपुलेशन डेंसिटी की, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आपका कितना क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 42 है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, आपको 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, या फिर इसके ऊपर आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू। ठीक है, समझ में आ गया। तो डबल फर्टिलाइजेशन, आउट ऑफ द 2 मेल गैमेट्स, देखो डबल फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस आपको बतानी है। 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। पहले फर्टिलाइजेशन को हम सिंगेमी कहते हैं, सेकंड फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ओके, यहाँ से आपको पता है 2 मेल गैमेट्स अंदर जाते थे, तो एक मेल गैमेट जो है वो एक मेल गैमेट्स किसके साथ फ्यूज होता है, फ्यूज विथ एग, और उसको हम कहते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और उसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। और इसको सिंगेमी कहा जाता है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को सिंगेमी भी कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होगा, ये पूरा आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी डायग्राम भी निकालनी है। देखो उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर है अपना 43, जो कि है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड डिस्क्राइब देम ब्रीफली। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, कितने टाइप्स के एंडोस्पर्म होते हैं। ओके, 3 टाइप्स के। पहला है न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप, हेलोबियल टाइप। न्यूक्लियर टाइप कितने, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या होता है कि यहाँ पे कॉमन टाइप है एंडोस्पर्म का, और यहाँ पे वॉल फॉर्म नहीं होता। देखो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई विथ रिमेन फ्रीली। यहाँ पे न्यूक्लियर फ्री होता है, वॉल फॉर्म नहीं होती। सेलुलर में क्या होता है, देखो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म ऑकर्स इन द सेलुलर फॉर्म। इट इज अ लेस कॉमन इन डाइकॉट प्लांट, दैट इज धतूरा, पेटूनिया, बाल्सम एंड एडोक्सा, और हेलोबियल एंडोस्पर्म। देखो पहले में क्या होता है, वॉल फॉर्म नहीं होती है, दूसरे में वॉल फॉर्म होती है इसलिए वो सेलुलर एक्ट होता है, और तीसरे में वॉल फॉर्म होती है लेकिन कैसी, ऐसी ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म होती है, यही आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 जो कि है व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड एक्सप्लेन द कैटेगरीज ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस फिनोमिनॉन क्या है, जिसके अंदर असेक्सुअल मेथड से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज एपोमिक्सिस को कहते हैं। इसके कितने टाइप है, देखो पहला है रिकरेंट एपोमिक्सिस, देन नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। 3 टाइप है, वो 3 टाइप आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बताया गया है आपको, ये पहला टाइप, ये दूसरा टाइप और ये तीसरा टाइप के बारे में। क्लियर है, अच्छे से ध्यान में रखना। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 जो कि है एक्सप्लेन द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसका टिश्यू भी दिखना चाहिए। हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू। तो देखो आप यहाँ पे हिस्टोलॉजी आपको यहाँ पे बतानी है। टेस्टिस की ऊपर की कवर होती है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज ट्यूनिका अल्बुजिनिया, उसके अंदर की देखो ट्यूनिका वजनलिस, देन इंटीरियर टू देयर इज कवरिंग कॉल्ड एज ट्यूनिका वास्कुलरिस फॉर्म बाय द कैपिलरीज, एंड द टेस्टिस कंपोज ऑफ मेनी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और ये आप देख सकते हो ये क्या है, देखो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई दे रहा है, ये राउंडेड, इसके बीच में स्पर्म्स होते हैं, ये सर्टोली सेल्स है। देखो इसकी यहाँ पे स्पर्म बंडल है, और ये सर्टोली सेल का काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है स्पर्म को। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको 2 या फिर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 46 जो कि है स्पर्मेटोजेनेसिस की डायग्राम। देखो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की डायग्राम, सिमिलरली आपको oogenesis की डायग्राम भी पूछ सकते हैं। oogenesis की डायग्राम ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ है आपका 47 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। oogenesis की भी डायग्राम आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, आपको बताना है पहले प्रीमोर्डियल सेल होते हैं, उसके अंदर माइटोसिस होता है, तो फिर स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, तो 4 बनेंगे क्योंकि माइटोसिस में एक सेल के कितने सेल बनते हैं, कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, तो ये हो गया माइटोसिस। ठीक है, तो 2 बनते हैं वैसे, लेकिन हमने 2 बार माइटोसिस किया है। ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद ये पूरा आपको बताना है, समझ में आ गया, तो ये सेकंड होगा यहाँ पे स्पर्मेटिड, ये आपको स्ट्रक्चर बताना है। दोनों oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों के स्ट्रक्चर के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 47 जो कि है एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच जाइगोट डिवाइड एंड द रीडिवाइड टू फॉर्म द मोरूला।
देखो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते थे, राइट अ नोट ऑन क्लेवेज, लेकिन ये देखो ये क्लेवेज का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा पूछा नहीं है। क्या पूछा कि जिस प्रोसेस के अंदर जाइगोट डिवाइड और रीडिवाइड होता है और उससे मोरुला बनता है, तो वो प्रोसेस मतलब होती है क्लेवेज। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। स्टूडेंट्स को क्लेवेज मालूम होता है, लेकिन ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपने बताया, वो तो आया ही नहीं। अरे भाई आया, लेकिन वो घुमा फिरा के आया, आपको समझा नहीं है। ठीक है, तो क्लेवेज मतलब ही होता है जिसके अंदर जाइगोट डिवाइड होकर मोरुला बनता है। ठीक है, समझ में आ गया मोरुला, तो इसलिए यहाँ पे क्लेवेज होगा। देखो क्लेवेज इज अ रैपिड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म द ब्लास्टुला एंड द डिवीजन फ्रॉम द इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेल फॉर्म बाय द क्लेवेज इज कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर। वो आपको पूरा बताना है क्लेवेज कैसा होता है, फर्स्ट क्लेवेज, सेकंड क्लेवेज, थर्ड क्लेवेज, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फर्स्ट क्लेवेज कैसा होता है, वर्टिकल, 30 घंटे के बाद होता है, ये 60 आवर्स के बाद होता है, ये 72 आवर्स के बाद होता है। ये 2 ब्लास्टोमियर होते हैं, उसके बाद 4 बनते हैं, उसके बाद 8 बनते हैं। ओके, ये आपको क्लेवेज बताना है जिसके अंदर जाइगोट डिवाइड और रीडिवाइड होके मोरुला बनता है। और मोरुला स्टेज होती है 16 to 32 सेल स्टेज होती है मोरुला, और वो मलबेरी की तरह दिखती है, इसलिए हम उसको मोरुला कहते हैं। ओके, मोरुला रीचेज द यूटेरस 4 to 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यूटेरस की तरफ जाता है फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, डायग्राम के साथ साथ आपको ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क या फिर 4 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट में, ठीक है, तो ये हो गया अपना, जी हाँ, तो ये 47 नंबर का क्वेश्चन, ये 48 नंबर का क्वेश्चन। 48 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द डायहाब्रिड क्रॉस एंड एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल एंड चेकर बोर्ड मेथड। डायहाब्रिड क्रॉस क्या है ये आपको बताना है, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल एंड चेकर बोर्ड मेथड। ओके, चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का ये क्वेश्चन है, और ये आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है डायहाब्रिड क्रॉस का। इसके अंदर आपको स्टार्टिंग से बताना होगा उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसका क्रॉस के बाद आपको जीनोटाइप रेशियो बताना होगा, उसके बाद आपको फिनोटाइप रेशियो बताना होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप फिनोटाइप रेशियो, पहले पेरेंट्स, उसके बाद F1 जनरेशन, उसके बाद आपको P2 जनरेशन मिलेगा, मतलब सेकंड पेरेंट जनरेशन। ठीक है, उसके बाद F2 जनरेशन, ये ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 49 नंबर का क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज द पार्थिनोजेनेसिस एंड एक्सप्लेन द हेप्लोडिप्लॉइड्स मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। देखो पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है, जिस प्रोसेस के अंदर, देखो आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जिस प्रोसेस के अंदर देखो यहाँ पे फीमेल होती है, दैट इज क्वीन, जिसके अंदर 32 क्रोमोसोम होते हैं, और मेल होता है जिसके अंदर 16 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये डिप्लॉइड है, तो इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस, मतलब ये इसके 2 बन जाएंगे, ये 16 और 16, और ये हेप्लॉइड है ऑलरेडी मेल, और इसलिए इसका जो फीमेल है वो डिप्लॉइड होती है और मेल हेप्लॉइड होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या कहते हैं, हेप्लोडिप्लॉइड। देखो हेप्लोडिप्लॉइड, क्योंकि ये मेल हेप्लॉइड होता है, फीमेल डिप्लॉइड होता है, इसलिए हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो फिर यहाँ पे जो मेल है वो होगा हेप्लॉइड, तो फिर एक मेल और एक फीमेल, ये दोनों कंबाइन होके ये होगा 16, ये 16 मतलब डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड कौन होती है, क्वीन, फीमेल, तो क्या बनेंगी, फीमेल बनेंगी। फिर ये बाकी का ये 16 जो होंगे ना, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली वो हेप्लॉइड मेल बन जाएंगे, और विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर डायरेक्टली एनिमल्स बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, उसके साथ साथ ये चार्ट में दिखा के आपको बताना है कि कैसा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है हनी बीज के अंदर। हेप्लोडिप्लॉइड कहते हैं, क्योंकि जिसके अंदर फीमेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, मेल हेप्लॉइड होता है। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे अंदर वैसा नहीं है, हमारे अंदर जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, मेल एंड फीमेल। ओके, हेप्लोडिप्लॉइड नहीं होते, सिमिलर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन द केस ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के केस में क्या होता है, तो बर्ड्स के केस में होता है ZZ और ZW। ओके, ZZ मतलब होता है मेल्स, मेल, और ZW मतलब होता है फीमेल, ZW मतलब होता है फीमेल। देखो मेल होता है होमोजाइगस बर्ड्स के अंदर, सिमिलर है, हेट्रोजाइगस फीमेल होती है हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो यहाँ से ZZ आएगा यहाँ पे, और ये ZW आएगा। ठीक है, ZW, अगर ये इसके साथ क्रॉस हो गया तो क्या बनेगा, ZZ। ये Z इस W के साथ तो क्या होगा, ZW। ये Z के साथ क्रॉस हो गया, ZZ, और ये इसके साथ मतलब ZW। मतलब कितने हमारे पास बर्ड्स बन गए मेल, तो ये एक मेल बर्ड और ये एक मेल बर्ड और दूसरे 2 फीमेल बर्ड। ठीक है, वही आपको दिखाई दे रहा है, एक मेल, ये 2 मेल और 2 फीमेल। तो यहाँ पे आपको सिंपल बताना है ZZ ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बर्ड्स के अंदर। आपको 2-3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 जो कि है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द DNA फिंगरप्रिंटिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है,
ये आपको 3 या फिर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, इन्वॉल्व इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सबसे पहली स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, उसके बाद सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, साउदर्न ब्लॉटिंग, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद फोटोग्राफी। इतने स्टेप्स होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। उसके बाद हम डीएनए फिंगरप्रिंट निकाल सकते हैं किसी भी इंसान का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन, 51, जो कि है बाय टेकिंग इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एज द एग्जाम्पल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या कि कैसे एनिमल नेचर एनिमल को सिलेक्ट करता है, कैसे नेचर एनिमल को सिलेक्ट करता है कि कौन रहेगा धरती पर और कौन जाएगा ऊपर। समझ रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन जिसको कहते हैं। और इसका एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म क्या आता है, देखो ये यूक्रेन, देखो आप, नॉट यूक्रेन, यूके। ओके, देखो क्या हुआ है, वैराइटीज ऑफ द मॉथ थी पहले, क्या था, बिस्टोन, देखो बिस्टोन ब्यूटेलारिया, बिस्टोन कार्बोनारिया, 2 मॉथ थी, मॉथ जो कि ट्री के ऊपर वो रात में एक्टिव होती, दैट इज नॉक्चुरनल, और वो डे टाइम में वो ट्रंक के ऊपर सोती थी। तो वो हो गया, सोती थी वो। तो यहाँ पे 2 कलर की है, एक है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था वहाँ पे, इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो पहले जब इंडस्ट्री नहीं थी तब पहले कैसा था, ट्री भी ट्रंक कैसा था, व्हाइट था, व्हाइट। और हमारी एक मॉथ कैसी थी, व्हाइट थी। जो कौन सी व्हाइट थी हमारी, देखो कौन सी व्हाइट थी, व्हाइट मॉथ, कौन सी, व्हाइट विंग मॉथ, और एक ब्लैक विंग। तो व्हाइट विंग वाली छुप जाती थी, मतलब व्हाइट विंग बच जाती थी उसके प्रेडेटर से। तो जो ब्लैक थी उसको खाने लगे उसके प्रेडेटर, तो ब्लैक का नंबर कम हो गया। लेकिन जब इंडस्ट्री बढ़ गई तब क्या हुआ कि जो व्हाइट लाइकेन था प्लांट के ऊपर वो ब्लैक पड़ गया, क्योंकि वहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा आ गया, तो उससे वो ब्लैक पड़ गया। तो ब्लैक वाली अभी छुपने लगी, ठीक है, ब्लैक वाली छुपने लगी और व्हाइट वाली क्या हो गई, वो दिखने लगी, ठीक है, पूरा ट्रंक ब्लैक हो गया था। तो अब क्या होता था कि अब व्हाइट वाली इजीली दिख जाती थी उसके प्रेडेटर को, वो उसको खा लेते थे, वो अभी ब्लैक वाली वो बच जाती थी। मतलब इसका क्या है कि नेचर डिसाइड करता है कि कौन रहेगा धरती पे और कौन जाएगा ऊपर। यह है नेचुरल सिलेक्शन, और इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, 3 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 52 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि है डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट विद द सुटेबल लेबल डायग्राम। आपको पूछा जा सकता है 4 मार्क के लिए। डायग्राम बनानी है, नाम देने हैं, उसके बाद एक्सप्लेन भी करना है, 4 मार्क के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट में ये हो गया 53 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 53 नंबर का क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखो कंडक्टिंग सिस्टम और नॉर्मल डिफरेंट होता है। कंडक्टिंग सिस्टम में आपको क्या बनाना है, ऐसे नोड आपको दिखाना है। यदि ऐसे नोड, ये एवी नोड है, ये ऑरियो वेंट्रिकुलर नोड, दैट इज एवी नोड। मतलब वाइब्रेशन कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके ऊपर पीछे रीजन होता है ना, तो वो कंडक्टिंग सिस्टम में आता है। तो कंडक्टिंग सिस्टम में ये डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी, और वहाँ पे आपको ये नोड्स के बारे में बताना पड़ेगा कि एवी नोड से वो यहाँ पे सीनो नोड से, ऐसे नोड, सीनो ऑरिकुलर नोड, उससे वो एवी नोड तक वाइब्रेशन जाता है, उससे फिर वो बंडल ऑफ हीज, और बंडल ऑफ हीज से परकिंज फाइबर तक वाइब्रेशन जाता है, और इससे पूरा हार्ट वाइब्रेट करता है, पंप करता है, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर है 54, जो कि है एक्सप्लेन द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी एज अ कोऑर्डिनेट यूनिट इन द मेंटेनिंग हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मतलब बॉडी के अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने वाली प्रोसेस, और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ये कैसे काम करती है, कैसे कोऑर्डिनेट करती है, वो आपको यहाँ पे बताना है। जिसके अंदर हार्मोन्स आपको बताने पड़ेंगे, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन GnRH, ओके, देखो सोमैटोस्टेनिन, देन एड्रेनोकॉर्टिको रिलीज हार्मोन दैट इज CRF, देन थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन TRF, देन गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी क्या है, मास्टर ग्लैंड है हमारी बॉडी की। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी को यहाँ पे क्या करता है, सिग्नल दे देता है कि हमको ये हार्मोन रिलीज करना पड़ेगा, अभी बॉडी की ग्रोथ हमको बढ़ानी है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो। मतलब क्या कि बॉडी के अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने में ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये 4 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर MCQ भी आ सकता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 55 नंबर का क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के टाइप्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क के लिए, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से जो इम्यूनिटी है, या फिर जो हम बोल सकते हैं वैक्सीन,
उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखो इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। ये नेचुरल होती है या आर्टिफिशियल होती है, ये हम लाइफ टाइम के टाइम में एक्वायर्ड करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने हमारा जो वीडियो है वो देखा है पूरा, महामैराथन पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 56 नंबर का क्वेश्चन है, ये है स्वेज ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड, चैप्टर नंबर 11 से आता है। स्वेज ट्रीटमेंट, देखो स्वेज ट्रीटमेंट, स्वेज मतलब क्या होता है, गंदा पानी, उसको क्या किया जाता है, फ्रेश किया जाता है ट्रीटमेंट करके। देखो आप, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है पहली, उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट दैट इज फिजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्चरी ट्रीटमेंट। ओके, पहली प्रिलिमिनरी मतलब 4 ट्रीटमेंट है और ये पूरे करके हम जो है वो वाटर को प्योर बनाते हैं, उसके बाद उसको हम रिवर के अंदर छोड़ते हैं। तो ये स्वेज ट्रीटमेंट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर 2 मार्क के लिए, ध्यान में रखना अच्छे तरीके से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है अभी, क्वेश्चन नंबर हमारा 56, क्वेश्चन नंबर है 57, डिफाइन द बायोपीरेसी, एक्सप्लेन द टर्म। देखो बायोपीरेसी क्या है, इट इज द थेफ्ट और द वेरियस नेचुरल प्रोडक्ट्स and then selling them by the getting patent without giving any benefits or the compensation back to the host country। होस्ट कंट्री को हम यहाँ पे कुछ भी पैसे नहीं देंगे, हमको उसका पेटेंट लेना है, जिसको हम बायोपीरेसी कहते हैं। इट इज अनऑथराइज्ड मिस appropriation of the biological resources and the traditional knowledge, and it is the bioresourcing traditional knowledge of the another nation without a proper permission of the concerned nation। उसको हम क्या कहते हैं, अनलॉफुल एक्सप्लोरेशन कहते हैं, एक्सप्लोइटेशन मतलब वो उसको हम ले रहे हैं। यूज ऑफ द बायो रिसोर्सेज विदाउट गिविंग परमिशंस और द कॉम्पेंसेशन, तो उसको हम कहते हैं बायोपीरेसी। समझ में, बायोपीरेसी ये आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 जो कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट वेज इन विच द ऑर्गेनिज्म अडैप्ट टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है तो एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म कैसे वहां पे अडैप्ट होगा। ओके, टू सर्वाइव प्रोपेगेट फर्दर इन द एनवायरमेंट, एनिमल क्या करता है, रेगुलेट करता है पहला, उसके बाद कन्फर्म करता है, माइग्रेट करता है, जगह बदलता है, सस्पेंड करता है। तो ये 4 चीज़ें करता है इन्वायरमेंट में जिंदा रहने के लिए ऑर्गेनिज्म, चेंजिंग इन्वायरमेंट में, स्टेबल इन्वायरमेंट में नहीं, चेंजिंग इन्वायरमेंट में। ओके, ये आपको 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही आपको लिया है। अभी गाइज हमने कितने क्वेश्चन लिए, हमने लिए 58 क्वेश्चन, नियर अबाउट हम बोल सकते हैं 60 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसके अंदर और में आपको दिखाई देंगे, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन उसमें से 2 क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो 60 क्वेश्चन हमने देख लिया है। अभी बाकी के जो 40 है वो मैं आपको बुक में बताऊंगा कि क्या अभी इंपॉर्टेंट जो है वो बाकी है। तो अभी जो बाकी का जो इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, ये जो आपका बुक का PDF है उससे मैं आपको बताऊंगा जो अभी इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर में कुछ जो है वो बाकी है, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। तो पहले चैप्टर में जो है, जो हमने 60 क्वेश्चन किए वो तो है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी है जो कि है पोलिनेशन। पोलिनेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोलिनेशन में आपको क्या पूछेंगे, ये देखो आप, ये ऑटोगैमी दैट इज सेल्फ पोलिनेशन, जिटानोगैमी और जेनोगैमी, ये पोलिनेशन के टाइप्स है। पोलिनेशन तो टाइप है ही, लेकिन यहाँ पे जो एजेंट्स है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपको। देखो बायोटिक एजेंट और अबायोटिक एजेंट, 2 टाइप के एजेंट होते हैं। बायोटिक एजेंट में आपको एक एनिमोफिली है, इसके ऊपर आपको MCQ पूछा जा सकता है। ओके, ध्यान में रखना अच्छे तरीके से, ठीक है, तो ये पढ़ के जाना, समझ में आ गया। तो ये एक हो गया। उसके बाद पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, पोलन मतलब पोलन ग्रेन, पिस्टल मतलब स्टिग्मा, ये दोनों के बीच में इंट्रैक्शन क्या होता है, किस लिए होता है, ये पढ़ के जाना। 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ो, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या है, आगे इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे एक है आपको रह गया, वो है पार्थिनोकार्पी। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, पार्थिनोकार्पी भी पढ़ के जाना। तो जैसे अभी हम आगे जा रहे हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। येलेस ऑफ टेस्टिस की डायग्राम हम बनाएंगे, ट्रिक आपको मिलेगी जल्दी, उसकी डायग्राम की ट्रिक हमने बनाई है। ओके, इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको 2 या 4 मार्क के लिए, 3 या 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में फेज होते हैं, पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद सेकंड होता है ओव्यूलेटरी फेज, देखो प्रोलिफेरेटरी फेज होता है, उसके बाद ओव्यूलेटरी होता है, ये मेंस्ट्रुअल फेज हो गया। उसके बाद हो गया प्रोलिफेरेटरी फेज, ये नीचे है, उसके बाद ये सीक्रेट ओव्यूलेटरी फेज, उसके बाद ये सीक्रेटरी फेज। इसका टाइम
कब कौन सी होती है ये आपको पूरा बताना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, ध्यान में रखना। चैप्टर नंबर 2 से जो वो क्वेश्चन है उसमें से एक्स्ट्रा आपको बताने वाला हूँ, ओके, बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा। उसके बाद आगे बढ़ो, आगे जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, जिसके ऊपर देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है कि पहले 3 महीने में बच्चा कैसे होता है, उसके बाद ये थर्ड ट्राइमेस्टर दूसरे 3 महीने में कैसा होता है, और दूसरा जो महीना होता है 3 महीने का पीरियड, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर, ट्राई मतलब 3 और मिस्टर मतलब मंथ, 3 महीने का पीरियड दैट इज सेकंड ट्राइमेस्टर, वो होता है 13th to 26th वीक तक होता है, ये चलता है। पहला होता है फर्टिलाइजेशन टू 12th वीक तक, और थर्ड वाला होता है 27th वीक टू पर्चुरेशन। पर्चुरेशन मतलब जिस प्रोसेस में बेबी कम्स आउट होता है फ्रॉम मदर्स बॉडी के बाहर आता है, पर्चुरेशन, तो वहाँ तक थर्ड ट्राइमेस्टर चलता है। तो ये ध्यान में रखना। प्लेसेंटा के बारे में ध्यान में रखना। प्लेसेंटा क्या होता है, ये कनेक्शन होता है मदर एंड फीटस के बारे में, ये बीच में, ठीक है, जिससे क्या होता है न्यूट्रिशन सब कुछ लिया जाता है। उसके बाद लैक्टेशन, 2 मार्क का आपको क्वेश्चन पूछा सकता है कि लैक्टेशन आखिर क्या होता है। तो लैक्टेशन मतलब क्या कि जो फीटस होता है उसको फीड करती है मदर थ्रू द मैमिलरी ग्लैंड, जिसको मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड हम कहते हैं, तो वो हो गया लैक्टेशन। तो वो आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो चैप्टर नंबर 2 में आपको इतना ध्यान में रखना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके लिए, सिफेलिस और गोनेरिया, ओके। सिफेलिस और गोनेरिया का कॉजेटिंग एजेंट दोनों क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, एसटीडीज हम उसको कहते हैं। ये चार्ट करके जाना। और 1 मार्क का ये क्वेश्चन है, वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, ये इनफर्टिलिटी का एक ऑप्शन है, ये भी करके जाना। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2। अभी चैप्टर नंबर 3 में देखते हैं कि क्या बाकी है। चैप्टर नंबर 3, ओके। सो देखो चैप्टर नंबर 3 में आपको कोडोमिनस को पढ़ के जाना है, कोडोमिनस। उसके बाद मल्टीपल अलील्स, ये चार्ट आपको पूछा जा सकता है, IMP है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको फास्टली बता देता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद लिंकेज, ये जो लिंकेज है, लिंकेज मतलब क्या होता है, जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम हैविंग एबिलिटी टू इनहेरिट टुगेदर इन नेक्स्ट जनरेशन। जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने की, जिसको लिंकेज कहते हैं। कंप्लीट लिंकेज, अगर सारे के सारे जीन प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम के, वो ट्रांसफर होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, कंप्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज, अगर सारे नहीं हुए तो इनकम्प्लीट लिंकेज, जो आपने पढ़ाई है पहले, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपको पता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर, इसके ऊपर आपको MCQ पूछा जा सकता है। MCQ 2 मार्क का क्वेश्चन या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर। यहाँ पे 3 है आपको, पहला थैलेसीमिया है, उसके बाद डाउन सिंड्रोम है, और उसके बाद टर्नल सिंड्रोम है, ओके। ये लास्ट वाला, एकदम लास्ट वाला पार्ट, वो करके जाना है। चैप्टर नंबर 4 में देखो, ये जो जेनेटिक मटेरियल इन DNA है, 3 आपको थ्योरीज दिए है, इसमें से एक थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ध्यान में रखना। DNA पैकेजिंग के क्वेश्चन ऊपर आएगा आपको, देखो कौन सा, DNA पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, ये पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट, DNA पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों होता है। तो प्रोकैरियोट्स का जो है वो नहीं, यूकैरियोट के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। ये भी मैंने IMP डायग्राम में आपको बताया है, न्यूक्लियोसोम, ठीक है, तो ये आपको पूरा बता देना है। और इसके बाद लास्टली आपको एक प्रोटीन सिंथेसिस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लैक्टोस ओपेरॉन, ये लैक ओपेरॉन, ये कंसेप्ट 2 या 3 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है, 2 मार्क या फिर 3 मार्क्स, ठीक है। लैक्टोस ओपेरॉन कंसेप्ट, ये हमारे शुगर बॉडी के अंदर कैसे डाइजेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है। ये लैक्टोस ओपेरॉन का कंसेप्ट है, वो आपको करना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको बता दिया क्या करना है आपको। चार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चार्ट के ऊपर डेफिनेटली 100% क्वेश्चन आएंगे, तो वो चार्ट करके जाओ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ओके। सो ये चैप्टर नंबर 5 में है, अभी हम चैप्टर नंबर 6 में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको वो क्वेश्चन में दे दिया है, वही आपको करना है। चैप्टर नंबर 7 भी नहीं है, चैप्टर नंबर 8, ओके। चैप्टर नंबर 8 अभी हम देखेंगे, यह है अपना चैप्टर नंबर 8, ओके। चैप्टर नंबर 7 ही अभी देख रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 8। सो चैप्टर नंबर 8, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। आपको जो है यहाँ पे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके पार्ट्स है। उसके बाद आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ध्यान में रखना, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन
4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आपको क्या आ सकता है बताओ, आपको आ सकता है राइट अ नोट ऑन WBC, ओके, राइट अ नोट ऑन WBC, वाइट ब्लड सेल्स इन डिटेल। तो ये आपको 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 मार्क के लिए 8 चैप्टर नंबर 8 से, ओके। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आपको कंडक्टिंग सिस्टम में क्वेश्चन पूछा सकता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे डिसीज जो है, डिसीजेस देखो, साइलेंट हार्ट अटैक, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, फिर CAD, स्पिग्मो नैनोमीटर। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये एक ध्यान में रखना, ये करके जाना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करके जाओ, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट में ये चैप्टर नंबर अभी 9 शुरू हो गया अपना। चैप्टर नंबर 9 में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या है, मैं देखता हूँ, ठीक है। तो देखो ब्रेन में मैंने आपको बता दिया थोड़ा, ये सैजिटल सेक्शन ऑफ ब्रेन ये आ सकता है, ये डायग्राम की ट्रिक भी मैंने बताने वाला हूँ आपको जल्दी, ठीक है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये रिड्यूस वाला पार्ट है, रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह सब। देन आई वाला पार्ट भी आपको रिड्यूस्ड है, ईयर वाला भी रिड्यूस्ड है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि है ये हार्मोन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 या 3 मार्क का, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। समझ में आ गया, ये मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन करके जाना, मैं बता रहा हूँ वो करके जाओ, ठीक है, ठीक है। तो बाकी चैप्टर नंबर अभी 10, देखो चैप्टर नंबर 10 आपको 3 मार्क के लिए है, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, जिसको आप पढ़ाई कम बाकी है वो छोड़ दो, जिसका पढ़ाई नहीं है, जिसका पढ़ाई है पहले से उन्होंने कर लिया तो वो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी करके जाओ। उसके बाद वो ये करके जाओ, ये फॉर्मेशन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये आपको पूछेंगे, ये करके जाओ। और ये चार्ट के ऊपर MCQ आ सकता है, ये चार्ट के ऊपर क्या आ सकता है MCQ, तो ये भी करके जाना है MCQ, क्लियर है। तो चलो आगे, बाकी तो डिसीज़ है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे आप अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है कुछ तो, ठीक है, अगर कुछ पढ़ाई किया होगा तो ही इसके अंदर आप थोड़ा जाना, ओके ओके। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि उसके ऊपर हर वक्त क्वेश्चन आता है, वो है ये एडोलसेंट, ओके, एडोलसेंस का जो पीरियड होता है इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, एडोलसेंस, ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो ये भी करके जाना इसके अंदर 10th चैप्टर के अंदर। उसके बाद चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 आपको ज़्यादा मैक्सिमम रिड्यूस भी है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा, तो जितना आपको है ये बायोगैस का जो है वो डायग्राम करके जाना। और ये मैंने आपको बताया ना, ये बताया मैंने आपको कौन सा, ये क्वेश्चन में हमारा हो गया, वो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्वेज, स्वेज को कैसे हम अच्छा बनाएं, ट्रीटमेंट, स्वेज ट्रीटमेंट, ओके, ये डायग्राम भी आप निकाल सकते हो उसके अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद अगर आगे जाएंगे तो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक आपको थोड़ा कुछ बताना है मेरे को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि है ये चार्ट, इसके ऊपर आपको MCQ पूछा जा सकता है। और एक आगे लास्टली आपको एक बताना है जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि टाइप्स ऑफ कंजर्वेशंस, क्या है, टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन, एक्सटीट्यू कंजर्वेशन और इंस्टीट्यू कंजर्वेशन, ठीक है, तो वो हम अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन में। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम में बता दिया है, करके जाना। और उसके बाद एक ये पैरासिटिज्म में ब्रूड पैरासिटिज्म मैंने आपको बताया था, ये ब्रूड पैरासिटिज्म, ये करके जाना, ब्रूड पैरासिटिज्म। और लास्टली कंजर्वेशन जो है ये सक्सेशन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आपको जो है वो कुछ क्वेश्चन उसके आंसर बताए, उसके साथ ही साथ बुक में से मैंने आपको कुछ टॉपिक अभी बताए, वहाँ पे हमने 60 क्वेश्चन एंड आंसर देखा था उसका, और बाकी के ये मैंने आपको बता दिए, मतलब लगभग आपके 100 क्वेश्चन के आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए।